चलिए भाई, तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने ये सर्विस क्रिएट किया था और इसको हम रन कर रहे थे बेसिकली। ठीक है ना, तो रन टाइम पे ही कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो ये सर्विस हम रन करते हैं और देखते हैं भाई इसमें क्या कमी है, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। तो इस एप्लीकेशन को पहले सर्वर में डिप्लॉय कर देते हैं, देन रन ऑन सर्वर, देन इसे चलाते हैं। और जब तक ये रन होता है तब तक हम अपना एडवांस रेस्ट क्लाइंट जो है उसे ऑन कर लेते हैं यहाँ से ARC। तो स्टार्टिंग हो रहा है अभी सर्वर हमारा। सर्वर इज स्टार्टिंग। ठीक है, एप्लीकेशन हमारी डिप्लॉय हो गई सर्वर में। यहाँ पे वेलकम पेज नहीं होगा इसलिए फ्रंट पेज आ नहीं रहा है। और अब हम यहाँ से डेटा भेज के देखते हैं। हमारे पास रजिस्टर के बॉडी में ये डेटा भेजना पड़ेगा, नेम, ईमेल, पास एंड मोबाइल नंबर। सेंड पे क्लिक करते हैं। देखिए, जैसे सेंड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ हमें रिस्पांस तो आया है, 200 आया है। और फेल। देखो, 200 का मतलब ये नहीं है कि आपका सब कुछ सही ही होगा। 200 का मतलब ये होता है कि भाई सर्वर ने सक्सेसफुली रिस्पांस दे दिया, ये 200 मैसेज कहता है। ये जो HTTP रिस्पांस कोड इन्हें बोलते हैं, ये जो 200 होता है, 500 होता है। कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रिस्पांस कोड क्या समझते हो, APIs से रिलेटेड अगर चीज़ें पूछी जाती हैं तो 200 का सक्सेस होता है। सर्वर ने सक्सेसफुली रिस्पांस दिया, मतलब चाहे फेल दिया, सक्सेस दिया, हमारा बिजनेस लॉजिक कैसा था डजेंट मैटर, बस उसने दिया। 500 मतलब सर्वर में कुछ प्रॉब्लम थी, है ना, इंटरनल एरर था सर्वर के अंदर। ऐसे ही आप गूगल पे डाल देना HTTP रिस्पांस कोड, तो आपको HTTP रिस्पांस कोड पता चल जाएगा और इसे ज़रूर आपको देखना चाहिए। HTTP रिस्पांस, ठीक है ना, रिस्पांस कोड। तो HTTP के जो रिस्पांस कोड हैं उनके बारे में एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा समझाया गया है। यहाँ पे कॉमन बात समझा दिया गया है। समझाने के लिए तो और भी जगह है, लेकिन मुझे यही अच्छा लग रहा है। इन्होंने बता दिया 100 से लेके 199 तक का जो रिस्पांस कोड होता है वो इंफॉर्मेटिव होता है, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होता है, वो सर्वर कुछ इंफॉर्मेशन देता है। बाकी 200 से लेके 299 तक का जो रिस्पांस कोड होता है ये आपका सक्सेसफुल सर्वर रिस्पांस देता है तब। बाकी 300 से लेके 399 तक जो है ये रिडायरेक्शन से रिलेटेड हमें रिस्पांस मिलता है। 400 से लेके, मानी कि 4 इज रिलेटेड टू द क्लाइंट, याद रखना, और 5 इज रिलेटेड टू द सर्वर। अभी जैसे मैंने बताया ना, सर्वर में इंटरनल एरर है, मतलब आपका बिजनेस लॉजिक में ही कुछ, मतलब सर्वर रिस्पांस नहीं कर रहा है समहाउ, सर्वर साइड पे कुछ दिक्कत आ चुकी है। 4 मतलब क्लाइंट साइड में कोई इशू है, मतलब क्लाइंट ही रिक्वेस्ट सही से नहीं भेज पा रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास सर्विस बनी हुई है, API का टाइप कुछ और है, मेथड का टाइप पोस्ट है, और मैं रिक्वेस्ट गेट से भेज रहा हूँ, वो भी तो दिक्कत है। तो मैं क्या, ये देखो यहाँ जैसे पोस्ट है, मैं यहाँ से गेट से रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, तो ये भी एक समस्या है। ठीक है ना, क्या आया एरर, 405 मेथड नॉट अलाउड, यानी कि 4 के रिस्पेक्ट में आया ना, क्योंकि क्लाइंट साइड इशू है ये। क्योंकि ये जो हमारा जो हम यूज़ कर रहे हैं एडवांस रेस्ट क्लाइंट, ये क्या है हमारा, कहीं ना कहीं एक क्लाइंट है।
ठीक है, क्लाइंट की तरह ही ट्रीट कर रहा है। और अब अगर मैं ये सब कुछ सही भी कर देता हूँ और इवन इसमें कुछ ऐसा गड़बड़ी कर देता हूँ कि जी मतलब नाम कुछ और दे देता, जैसे रजिस्टर 1 दे दिया, तो अब ये देखो क्या आया, 404 आया। मतलब ये भी मतलब जो रिक्वेस्ट है, ये 404 नॉट फाउंड का मतलब ये है कि आपकी जो रिक्वेस्ट गई सर्वर पे आइडेंटिफाई नहीं हो पाई, उस नाम से कोई सर्विस नहीं है, उस तरह से कोई सर्विस वहाँ मैप्ड नहीं है, सर्विस बनी नहीं है, समझ रहे हो आप। तो ये चीज़ आती है, तो ये चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। अच्छा चला चलिए हम जरा देखते हैं हमारा 200 आया क्यों था। तो हमारा डेटा परफेक्टली आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। ऊपर जाते हैं, ऊपर जाएंगे तो कह रहा है कि नेट एसएसएल एक्सेप्शन है, एसएसएल एक्सेप्शन है, कनेक्शन से रिलेटेड कुछ इशू है क्या। अच्छा, कॉलम काउंट डज नॉट मैच द वैल्यू काउंट एट रो, यानी कि जो हमने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट चला रखा है उस प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में कुछ गलती है। ठीक है, तो हमने इस सर्विस की जो डाओ बना रखी थी उस डाओ के पास जाते हैं, रजिस्टर डाओ है ना ये, तो रजिस्टर डाओ, ये हमारा रजिस्टर डाओ है, तो रजिस्टर डाओ के पास जाएंगे। ठीक है, अच्छा हमने इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज करा हुआ है, 4 वैल्यू इंसर्ट करी है और हमने कॉलम डेटाबेस में ले रखा है ज़्यादा, कॉलम हमारे पास ज़्यादा है इसलिए वो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, उसमें कॉलम मतलब अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने डेटाबेस जो बना रखा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या था हमारा, माई एसक्यूएल है ना, वर्क बेंच ओपन करूँगा आपको भी दिखा देता हूँ। वहाँ पे हम लोगों ने कुछ और भी चीज़ें ले रखी थी, जैसे स्टेटस ले रखा था, राइट, क्या ले रखा था हमने, स्टेटस क्या है और ओटीपी का कंसेप्ट ले रखा था। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसे यहाँ से हटा के दो और वैल्यूज़ यहाँ से प्रिफर्ड स्टेटमेंट में डाल दूंगा, 5th पोजीशन पे और 6th पोजीशन पे। और यहाँ के लिए फिर मुझे प्रिफर्ड स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन मार्क और बढ़ाना पड़ेगा ना, तो ओटीपी को भी नल भेज देता हूँ मैं, एंड इसको भी मैं नल भेज देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, नल वैल्यूज ले लेना चाहिए इसे। अब जैसे मैंने इसे सेव किया सर्वर में, एप्लीकेशन रीडिप्लॉय हो जाती है अगेन, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेट अस चेक द टेबल। ठीक है, तो कनेक्ट हो रहा है टेबल, जर्सी डेमो हमारा प्रोजेक्ट था और ये टेबल का हमारा डिस्क्रिप्शन यहाँ से हम देख लेते हैं। अच्छा, यूज़ करना पड़ेगा हमें प्रोजेक्ट, ठीक है, यूज़ कर लेते हैं प्रोजेक्ट एंड देख लेते हैं हम टेबल। ये आ गया, देखिए नेम था, ईमेल था, मोबाइल था, ओटीपी एंड पासवर्ड। ओटीपी बेसिकली इंटीजर है, सो वी नीड टू पास द सम इंटीजर वैल्यू। वैसे ओटीपी के लिए मैं क्या करता हूँ, रैंडम क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इसके अंदर डाल भी सकता हूँ, ऐसे न्यू रैंडम, ठीक है ना, यूटिल पैकेज में होती है, और उसी का मेथड होता है नेक्स्ट। तो इसमें नेक्स्ट इंट में मेथड चला के इसमें एक इंटीजर दे देता हूँ, उसके आने वाला अगला वैल्यू ये ले लेगा। यहाँ सेटर में भी हम यहाँ पे सेट इंट पास कर देते हैं, ठीक है, इंटीजर ले रखा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब कुछ फाइन है, सही है। इसको हमने सेव कर दिया, अगेन ये रीलोड हो जाएगा और यहाँ से हमने रिक्वेस्ट हिट करेंगे, लेकिन हिट करने से पहले एक बार चेक करेंगे कि ये रीलोड हुआ या नहीं प्रॉपरली। यस, रीलोड हो गया है, सेंड करा रिक्वेस्ट। अब देखते हैं जी, यहाँ पे रिस्पांस कोड इस जगह पे चेक करके, ऐसे यहाँ पे कहाँ पे दिखाता है, यहीं पे तो दिखा देता है ये,
इन जनरल तो यहाँ दिखाता है, ये देखिए दिखा रहा है यहाँ पे सक्सेस मैसेज आ गया यहाँ, राइट। इट मीन्स सक्सेसफुली हमारा जो डेटा है वो डेटाबेस में चला गया है। देखिए डेटा डेटाबेस के अंदर चला गया है, सारा डेटा हमारा यहाँ पे आया है। और ठीक है, चलिए मैं इस डेटा को यहाँ चेक करा देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम करके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम इज यूजर, और यहाँ से सेलेक्ट क्वेरी चला के हम देख लेते हैं जी। ठीक है, तो बिल्कुल परफेक्टली ओटीपी भी आया है, पासवर्ड अब ये चीज़ देख लीजिए, नेम के सामने नेम आया है, पासवर्ड हमने क्या ले रखा था वो देख लेते हैं, पासवर्ड भी सही ले रखा है, ईमेल सब एकदम परफेक्टली जा रहा है डेटा। तो इस पर्टिकुलर चीज़ में, अच्छा दोबारा ज़रा हिट करते हैं, एंटर करते हैं, ये देखिए जैसे सेंड पे मैंने क्लिक करा तो अगेन हमें रिस्पांस मिलेगा, लेकिन वो ऑलरेडी एग्जिस्ट वाला रिस्पांस मिलना चाहिए, अभी मिल नहीं रहा है, बट क्या मिल रहा है, फेल मिल रहा है। चलो ठीक है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है ये आप जान सकते हो क्योंकि हमने, अच्छा ये तो दूसरा एरर है बेसिकली, ये मैंने कनेक्शन कहीं क्लोज कर दिया है क्या, मैंने इसी डाओ में ही ये कनेक्शन क्लोज कर दिया है नीचे फाइनली। अब कोई भी ऑपरेशन जो है कनेक्शन क्लोज करने के बाद ये अलाउ नहीं करता है, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज़ है ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये जो मैसेज आ रहा है सक्सेस फेल या ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये यहाँ पे आता है राइट, रिटर्न होके। तो एस टी आर वेरिएबल में हमने होल्ड कर दिया है और वही एस टी आर यहाँ से रिटर्न करा दिया है। ठीक है, अब परफेक्ट है एकदम। तो ये बेसिकली अब जब दोबारा हम यहाँ पे सेंड करेंगे तो ये हमें ऑलरेडी एग्जिस्ट का मैसेज देने वाला है, यहाँ पे देखेंगे तो, ना कि फेल का। देखिए ऑलरेडी एग्जिस्ट का मैसेज देगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो बिजनेस लॉजिक है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से ही लिखते आ रहे हैं हम, हमने ये AWT में भी लिखा, स्विंग में भी लिखा, हमने अपने सर्वलेट में भी लिखा है, JSP में भी लिखा है, वही सेम लॉजिक हमने यहाँ पे लिखा है और कुछ नहीं। ठीक है सर, हाँ, आपने कनेक्शन क्लोज कोड हटा दिए सर, तो कब लगाना चाहिए? कनेक्शन का क्लोज जब सारा काम कर लो तब कनेक्शन क्लोज करो ना। अब एक बार ऑपरेशन करके फिर उसके बाद तुरंत कनेक्शन क्लोज कर दोगे तो फिर क्या फायदा है। सारा काम कर लो फिर कनेक्शन क्लोज करो, है ना। वैसे तो मतलब मुझे तो नहीं लगता है कि आपको कनेक्शन यहाँ क्लोज करना चाहिए था। ये कनेक्शन ये डाउ वाला कोड आप नहीं दिया था मुझे, है ना। हाँ सर। तो कनेक्शन क्लोज ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाता है बार बार। अब वो कनेक्शन क्लोज कर देगा तो उसके लिए कनेक्शन बनेगा नहीं, तो फिर वो काम कैसे करेगा, दिक्कत तो इस बात की आ जाएगी, दोबारा रिक्वेस्ट नहीं जाएगा। और बाकी सब तो सही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। पूछिए भाई, किसी को कोई क्वेश्चन और पूछना है तो। नहीं पूछेंगे? हाँ जी, ठीक है सर। ओके। तो देखिए भाई, इस प्रोजेक्ट का एक बार मैं फिर से आपको फ्लो समझाता हूँ कि ये कैसे चलता है ना। बताया था मैंने, लेकिन अभी जैसे मैंने पूछा परवेज से, तो वो बता रहे हैं कि रिक्वेस्ट आती है सीधे सर्व हो जाती है, सीधे काम हो जाता है। तो
कैसे काम करता है ये सर्विस, कैसे काम करता है वेब सर्विस, उसके बारे में ज़रा हम बात करते हैं। देखिए जैसे होता क्या है कि आप सबसे पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है ना, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा, रिक्वेस्ट का अपना एक यूआरएल होगा, जो भी रिक्वेस्ट का यूआरएल होगा उस यूआरएल में आईपी होगी, पोर्ट नंबर होगा, प्रोजेक्ट का नाम होगा, एक सर्विस यूआरएल होगा मेन, जैसे रजिस्टर है ना, यूजर के अंदर रजिस्टर है, ये मेन सर्विस यूआरएल है मतलब। तो ये पूरी रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी। सबसे पहले आपने हिंट सेंड पे क्लिक मारा, रिक्वेस्ट सर्वर पे गई, तो सर्वर पे ये एप्लीकेशन डिप्लॉयड होनी चाहिए और रन होते हुए रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सर्वर रन ही नहीं हो रहा है तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देगा, है ना, तो वहाँ पे कुछ एरर आ जाएगा। तो जब सबसे पहले रिक्वेस्ट सर्वर पे आती है, इस पर्टिकुलर सर्विस पे आती है, तो सबसे पहले जो कॉल होने वाला चीज़ होता है वो होता है आपका जो इसका फ्रंट में बैठा हुआ कंट्रोलर है, एक तरह से वो कॉल होता है, फ्रंट कंट्रोलर कॉल होता है। आप ऐसा भी बोल सकते हो बेसिकली कि आपका सबसे पहले कॉल होने वाला कंपोनेंट होता है web.xml के अंदर मतलब स्टोर हुआ एक सर्वलेट कंटेनर। जो सर्वलेट कंटेनर ही मतलब सारे रिक्वेस्ट जितने भी ऑनगोइंग इनकमिंग रिक्वेस्ट है और ऑनगोइंग रिस्पॉन्स है उसको हैंडल कर रहा है वो कहीं न कहीं। और ये कंटेनर का जो इंस्टेंसिएशन है डिप्लॉयमेंट टाइम पे हो चुका है। जैसे एप्लीकेशन सर्वर में डिप्लॉय हुआ तो डिप्लॉयमेंट टाइम पे ही हो गया है कहीं ना कहीं, राइट। तो आपने क्या करा, जब एप्लीकेशन को सर्वर में डिप्लॉय करा तो उसी टाइम पे ही इसका इंस्टेंसिएशन हो जाता है। इसमें सर्वलेट कंटेनर का नाम, सर्वलेट कंटेनर क्लास का नाम और उसकी क्लास का नाम हमारे मतलब सर्वर को मिल जाता है। और इस सर्वलेट कंटेनर के अंदर एक पैरामीटर होता है जिसके पैरामीटर का नाम ये है, ये नेम फिक्स होता है कि यही देना होता है आपको, पैरामीटर का नाम यही लिखना है, jersey.config.service.provider.packages। उसके अंदर पैरामीटर वैल्यूज, ये वैल्यू आप अपने हिसाब से दे सकते हो। ये पैकेज का नाम है, वो पैकेज है जहां भी हमारी सर्विस क्लास पड़ी हुई है। तो ये ब्राउजर से रिक्वेस्ट आती है तो इसी के पास आती है, कंटेनर देखता है कि रिक्वेस्ट जिसके लिए आई है उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट का सर्विस क्लास किस पैकेज में है, तो ये पैकेज के अंदर ही वो खोजता है। अच्छा, यूआरएल में लिखा हुआ /* का मतलब ये हो गया कि यूआरएल कुछ भी आए, ऐसा नहीं कि कुछ मतलब स्पेसिफिक आ रहा है। स्लैश के बाद स्टार मतलब कुछ भी आएगा तो इसी पैकेज में जाके खोजेगा। इस पैकेज में जाके वो आपकी उस क्लास को खोजता है जिस क्लास के आगे, जिस क्लास के मेथड के आगे, है ना, @path एनोटेशन लगाया गया होगा। @path एनोटेशन जिसके आगे लगाया गया होगा उसके आगे खोजेगा और वो चेक करेगा कि उसके पाथ एनोटेशन में वो पाथ जो यूजर से आ रही है रिक्वेस्ट वो मिल रही है कि नहीं। तो अगर आप पाथ ध्यान से देखें तो सबसे पहले आ रही है यूजर, फिर आ रही है रजिस्टर, समझ रहे हो ना। तो यूजर के अंदर रजिस्टर है या नहीं, तो पहले वो यूजर पाथ में गया, देन रजिस्टर पाथ में गया, और इस रजिस्टर पाथ के मेथड का टाइप चूंकि पोस्ट है, पोस्ट इसलिए स्पेसिफाई करा गया है। बाकी ये जो हमने लिखा है कंज्यूम और प्रोड्यूस जेएसएन और जेएसएन, तो ये अगर आप नहीं भी लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट ये मान लेता है कि भाई जेएसएन में ही डेटा देना है, जेएसएन में ही डेटा लेना है। अच्छा, ये तब जरूरी हो जाता होगा जब हम जेएसएन प्रोड्यूस का, अभी चूंकि स्ट्रिंग जा रही है ना तो इसलिए कोई मतलब चल जा रहा है डायरेक्टली, लेकिन जेएसएन के केस में मतलब मैंडेटरी हो जाता होगा। आई एम नॉट 100% श्योर कि भाई मैंडेटरी है या नहीं है, वो भी करके देख लेंगे, अभी जेएसएन भी रिटर्न कराएंगे यहाँ से। तो हमने एक रजिस्टर नाम से मेथड बना दिया है जो यूजर से आने वाला सारा डेटा एज अ जेएसएन रिसीव कर ले रहा है। क्योंकि डेटा वहां से जेएसएन आ रहा है, वो स्ट्रिंग ही है बेसिकली, वो स्ट्रिंग यहाँ पे रिसीव हो गया यूजर डेटा में, और उस स्ट्रिंग को हमने पार्स कर लिया यूजिंग जेएसएन पार्सर। और ये जो जेएसएन पार्सर हम यूज कर रहे हैं ये बेसिकली मैंने आपको समझाया भी था, जेएसएन का जो कंसेप्ट है वो हर टेक्नोलॉजी में अपने हिसाब से उन्होंने अपने हिसाब से चेंज कर रखा है। तो यहाँ पे जो है
JSON करके हमारे पास एक बनी बनाई लाइब्रेरी है, जिस लाइब्रेरी का यूज करके बेसिकली ये जो रिक्वेस्ट से आने वाला डेटा है वो यहाँ रिसीव करके पार्सर के थ्रू पार्स करके फिर उसके थ्रू एक एक एलिमेंट निकाला गया, है ना, और बीन में ले आके सेट कर दिया गया, बीन से डाओ कॉल कर दिया गया। वो कहानी मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, या समझाना है तो बताओ, मैं समझाऊं? समझाने की जरूरत है? तो ये फ्लो हो रहा है। डाओ वाली बीन वाली कहानी समझाऊं या समझ में आ रहा है वो? आप लोग बताइए, जिसको नहीं समझ में आ रहा है पूछिए। आवाज आ रही है ना? हाँ जी, बोलिए भाई। आ रही है सर। हैं? सर मेरे को नहीं आ रहा समझ में। क्या क्या सर मुझे नहीं आ रहा मतलब। क्या कह रहे हो? सर मुझे नहीं आ रहा समझ में सर। क्या क्या नहीं समझ में आया? सर पहले सर ये बताइए सर, ये जो सॉफ्टवेयर है सर अलग करना पड़ेगा डाउनलोड ARC? हाँ हाँ यार, ARC तो अलग से डाउनलोड करना ही पड़ेगा। ARC तो अलग से ही डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर सर कुछ इसमें फिर क्या करना पड़ेगा इसमें सर? नहीं, यही सारी कैसे? बातों के लिए ARC तो पिछले क्लास में बता दिया था कुलदीप। तो एक हफ्ते क्या किया, पिछले क्लास में क्यों नहीं पूछा मेरे से, अच्छा जी। और बीच में ही क्यों नहीं पूछा मेरे से? मैं यही यही मतलब जानना चाहता हूँ। क्या इंतजार कर रहे थे एक हफ्ते बाद क्लास आएगी तो फिर पूछूंगा? सर अलग सर से भी मैं तो था कॉल नहीं ना करके और सर, फोन सर करके कुछ पूछ सकते हो। प्रॉब्लम आ गए थे। हैं? कैसे? अलग से कॉल करके फोन करके भी तो पूछ सकते हो मेरे से उसी टाइम पे, अगर आपको नहीं समझ में आया इन केस कोई भी चीज, ये जो पॉइंट आप पूछ रहे सर हो। बता तो रहा हूँ सर, सर प्रॉब्लम जैसे कर सकते हैं। अच्छा, हाँ सर। भाई पढ़ लोगे तो आपके लिए फायदा करेगा, मेरे लिए तो फायदा नहीं करेगा, है ना। बाकी आप समझदार हो, कितना मैं समझाऊं। वीकेंड वाले कोई भी लोग जो है ना, मेरे पास किसी का कॉल नहीं आता है कि जी, या किसी का मैसेज नहीं आता है। सर ग्रुप में मैसेज भी डालता हूँ तब भी कोई रिप्लाई नहीं आता है कि जी। मैंने अभी वो फ्रेमवर्क वाला जो चीज़ पढ़ाया उससे रिलेटेड मैंने ग्रुप में मैसेज डाला कि प्रोग्राम बनाइए, मुझे मैसेज करिए, मुझे मेल करिए, कोई भी प्रोग्राम नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई मेल नहीं। क्योंकि ये एक सर ऐसा लेवल आ जाता है सर ना। सर बंद करो म्यूट तो कर लीजिए मतलब। भाई, म्यूट कर लीजिए प्लीज़। यहाँ पे जब पूरी जावा ख़त्म होने की होती है और लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे होते हैं, तो आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हो तो या तो मेरे पढ़ाने में कमी है या तो आपके पढ़ने में कमी है, दो ही बातें हैं, है ना। क्योंकि पढ़ाई देखो पैशन है, जुनून है, और आप अगर एक कदम दूर भागोगे तो टेक्नोलॉजी आपसे दो कदम दूर भागेगी, और हम भी दो कदम दूर भागेंगे। आप लग के काम करोगे, बिल्कुल एक्टिव होगे। मैं अभी एक मिनट में देखता हूँ मैंने क्या मैसेज किया था, मैं बताता हूँ मैसेज मैंने क्या किया था। मैं बता रहा हूँ अभी आप लोग, मैंने बहुत पहले मैसेज किया था क्या। फ्रेमवर्क में हायर टुगेदर कहाँ तक हुआ, प्रैक्टिस स्टड्स का स्टड जब मैं पढ़ा रहा था तो किसी ने कुछ रिप्लाई नहीं, आज तक रिप्लाई नहीं किया। मैसेज है 4 अगस्त का और आज है 15 अगस्त। किसी को इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा होगा कि अरे क्या पूछना है, चलो। तो आपको जैसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरी बात भाई, मतलब मैं आपसे यही कहूँगा, आज पिछले सैटरडे संडे को हमने शायद शुरू किया था सेशन। सैटरडे को आपने पढ़ा, सैटरडे को समस्या हुई, सैटरडे को ही मैंने शायद ARC वारसी सबके बारे में समझा दिया।
चलो क्लास छूट गई, कोई बात नहीं, क्लास छूट जाती है, घर पे समस्या प्रॉब्लम आ जाती है, फिर आपको सैटरडे को ही वीडियोस उठा के देख लेने चाहिए थे। नहीं था तो यूट्यूब से देख लेते, नहीं तो स्काइप पे रिकॉर्डेड वीडियो रहता है, नहीं तो अलग से कॉल करके इतना डेडिकेटेड होते थे, इतने कॉल करके पूछते कि सर अच्छा सर ये बात तो समझ में आ गई लेकिन ये वाली बात नहीं समझ में आई। मुझे अच्छा, बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा फील होता कि भाई कि सर सर मतलब चलो बच्चा पढ़ रहा है तो चलो एक आध बात थोड़ा बहुत बोलूँगा कहूँगा, लेकिन उसके बाद एटलीस्ट उसी दिन पूछ लेते। फिर उसके सैटरडे भी नहीं पूछा, संडे को भी ऐसे आए, क्लास हो गया, और समस्याएं बहुत सारी हो सकती है, डेटा खत्म हो सकता है, घर पे कोई आ सकता है, कुछ दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी वीडियोस है और सारी चीज़ है। मंडे पूछ लेते, ट्यूसडे पूछ लेते, मतलब फ्राइडे तक का टाइम था, आज सैटरडे आ गया फिर से। तो ये समस्या है, ये समस्या थोड़ा सॉल्व करिए, और ऐसा करोगे तो थोड़ा जल्दी होगा काम, और क्या। बाकी ARC अलग से तो हमें डाउनलोड करना ही पड़ेगा, ARC को अलग से डाउनलोड किए बिना नहीं होगा, है ना। और रही बात मेरी बात का, तो मेरी बात थोड़ा बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऑड लग रहा होगा कि भाई क्या हम कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी जो ना, अभी जो जब आप इस लेवल पे आ जाते हो ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ जाती है, और बिल्कुल जावा इतना आसान नहीं है, एक चीज़ पढ़ते हो दूसरी चीज़ भूलती है। तो भाई प्रैक्टिस करना पड़ता है, दिल लगा के काम करना पड़ता है, डेडिकेशन के साथ लगे रहना पड़ता है, और जितना ज़्यादा आप इससे जुड़ोगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ने की कोशिश करोगे, अपना ज़्यादा एफर्ट लगाओगे, उतना ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी भी आपको समझाने में, हेल्प करने में मतलब एफर्ट लगाएगी। ठीक है, बता दिया मैंने जो मुझे बताना था। ARC अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। और बताइए, और क्या है समस्या है? अब कोई समस्या नहीं है? और सर वहाँ देख लेंगे, वीडियो देख लेंगे। और नहीं चलिए, कुलदीप, ये बात जो मैंने अभी बताई, इतनी सारी बातें क्या गलत बताई, बताओ आप मुझे। और ये आज मैं मुझे क्यों बताना पड़ रहा है? मैं कह रहा हूँ कि ये आज का आपको चीज़ क्यों नहीं है, बताया? ये बहुत मतलब ये तो मैं शुरू से पढ़ाते आ रहा हूँ ये सारी चीज़ें। आप अगर एक कदम आगे रहोगे मेरे से तो बहुत अच्छी बात रहेगी, एक कदम पीछे ना रहो, दो कदम पीछे ना रहो, ठीक है। देख लेंगे, हाँ देख लीजिएगा, लेकिन अभी भी पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो खैर अब जो डांटना था बोलना था बोल दिया हूँ, अब तो डांटना नहीं है, तो इसलिए आपको जो पूछना है पूछ लीजिए। और जब क्लास से क्वेश्चंस नहीं आता है ना, जैसे आप हो गए, जो भी लोग नहीं क्वेश्चन पूछते हैं वो हो गए, और पिछले 2 सेशन में जिन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा, तो इसका मतलब उन्होंने रिकॉर्डिंग लगा दिया और फिर चले गए हैं, सर तो चिल्ला रहे हैं, सर बोल रहे हैं, फिर अगले क्लास में जाके तो पूछ लूंगा मैं। तो यार दूसरे का भी फीलिंग समझा करो आप लोग। आपको लगता होगा कि मुझे तो बोल दिया, मुझे तो डांट दिया, मुझे तो कह दिया, लेकिन दूसरे का भी फीलिंग सोचो। दूसरा वाला इतना एफर्ट लगा के, इतना ज़्यादा मेहनत लगा के वो समझा रहा है, पढ़ा रहा है, इसलिए जो एक क्लास में बंदा डेडिकेटेड रहे और पैशन के साथ पढ़ ले। अच्छा ठीक है, मान लो रिकॉर्डिंग लगा दिया, कर दिया, छोड़ दिया, कुछ भी हो गया, तो ऐसा तो क्लास है नहीं कि जी वो दोबारा उसको सुना नहीं जा सकता। दोबारा सुन के उसे समझ के उसे अच्छे से अगले दिन आना चाहिए तैयारी करके, क्योंकि समस्याएं तो सबके साथ हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। कई बार मैं भी पढ़ाता हूँ, पढ़ाते पढ़ाते भी कोई छोटा मोटा काम होता है तो कर लेता हूँ, किसी को फ़ोन करना है, व्हाट्सअप करना है, ऐसे कर लेता हूँ। लेकिन ये है कि जो काम है वो भी कर लेते हैं, आपकी भी ऐसी हो सकती है। आप समझो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, छोड़ो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बताओ, आगे बताइए। सर हाँ हाँ। हेलो हाँ अमित। सर, जो कुलदीप ने पूछा ARC डाउनलोड करनी पड़ेगी, ये क्या होता है ARC? ARC क्या होता है? ARC यही है भाई, एडवांस रेस्ट क्लाइंट, यही तो है ARC। यस अच्छा, ये ये। पोस्टमैन। हाँ हाँ। अच्छा सर, ठीक है।
यही ARC है जो हम रिक्वेस्ट जहाँ से भेज रहे हैं, क्लाइंट है ना ये सर्विस को टेस्ट करने के लिए है। वेब सर्विसेज जो हम बनाते हैं इसको टेस्ट करा जाता है इससे। किया नहीं था, ठीक है आपके सर। सामने ही डाउनलोड किया था, फर्स्ट क्लास में ही डाउनलोड किया था। हाँ सर, ये तो डाउनलोड है सर, ये नहीं पता था ये ARC देखो लिखा है ARC, यहाँ लिखा हुआ है ARC, एडवांस रेस्ट क्लाइंट, या ARC बोलो या पोस्टमैन बोलो। पोस्टमैन मतलब भी एक ऐसे इसी से मिलता जुलता एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, मिलती जुलती एप्लीकेशन है जो वो भी मैंने डाल रखी है इसी में। और मैंने आपको और भी बताया था, स्वैगर भी एक आती है, स्वैगर, उससे भी कर सकते हैं। ये भी है पोस्टमैन, इससे भी कर सकते हैं। तो ARC से करिए, पोस्टमैन से करिए, किसी भी चीज़ से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर्विसेज को टेस्ट करते हैं हम इन्हीं से, ये क्लाइंट का काम करती हैं। देखो नॉर्मल एप्लीकेशन जो होती है वो वेब बेसिस होती है, वेब पेजेस होते हैं उसमें, है ना। अब देखो मैं यही सेम रिक्वेस्ट यहाँ से भेजूंगा, ये मैंने ये रिक्वेस्ट का URL कॉपी कर लिया और यहाँ से मैंने ये पेस्ट कर दिया, मेथड का टाइप सेलेक्ट कर लिया पोस्ट, ठीक है, बस यहाँ से रिक्वेस्ट भेज दी। ओह सॉरी, मुझे वो भी भेजना पड़ेगा ना, इसकी जो बॉडी है JSON बॉडी भेजनी पड़ेगी। ये बॉडी मैंने कॉपी, अब देखो यहाँ बॉडी भेजने के लिए यहाँ पे लिखा है रॉ और यहाँ लिखा है फॉर्म डेटा। तो फॉर्म डेटा मतलब की वैल्यू पेयर आप बना सकते हो। खैर ARC से अच्छा है, ये अच्छा फीचर इसके अंदर है। चलो ARC बंद कर देता हूँ। पोस्टमैन में देखो यहाँ की वैल्यू आप ऐसे मैन्युअली दे सकते हो, यहाँ की लिखो या वैल्यू लिखो, की वैल्यू आप दे सकते हो, या रॉ डेटा में करोगे तो आप ऐसे बना सकते हो जो मैं इसे बना रहा हूँ। अब आप रॉ डेटा के बाद यहाँ फॉर्म डेटा पे क्लिक कर दोगे तो इसी का शायद ये बन जाना चाहिए, नहीं बना। चलो एक बार रिक्वेस्ट भेज के देखते हैं, क्या पता बनना चाहिए। ठीक है, रिक्वेस्ट सेंड करा, रिस्पॉन्स कोड रिस्पॉन्स यहाँ नहीं आया भाई, कहाँ जाता है रिस्पॉन्स? हेडर बॉडी में मैंने ये रॉ डेटा में भेजा है, रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया? हाँ सॉरी यहाँ पे है, ये देखो टेस्ट रिजल्ट, हेडर बॉडी, नीचे आ जाओ भाई। टाइम सेकंड स्टेटस कुकीज, हेडर म्यूट कर लो भाई, टेस्ट रिजल्ट, यार आना तो चाहिए यहाँ पे कहीं ना कहीं, रिस्पॉन्स कोड आना चाहिए, होता होगा। हाँ बॉडी में देखो यहाँ रिस्पॉन्स आ रहा है, ये देखो रिस्पॉन्स आ रहा है, ये ऐसे आ जाता है बॉडी में यहाँ रिस्पॉन्स। ये रिक्वेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, क्या पता सर्वर ही मेरा बंद हो, सर्वर तो चल रहा है तो फिर ये रिक्वेस्ट को समझ क्यों नहीं पा रहा है। रिक्वेस्ट का टाइप पोस्ट भी है, अनसपोर्टेड मीडिया टाइप, यस ये भी बात है, अनसपोर्टेड मीडिया टाइप बात हो रहा है। तो अनसपोर्टेड मीडिया टाइप का मतलब जी, मैं जो रिक्वेस्ट यहाँ से भेज रहा हूँ, बना रहा हूँ, इस रिक्वेस्ट में मैंने भेजा है JSON, तो JSON यहाँ पे मुझे सेलेक्ट कराना पड़ता होगा, कहीं पे बताना पड़ता होगा। ये रॉ जो मैंने लिखा है ना, यहाँ पे इनपुट में इसको करना पड़ेगा जी JSON करना पड़ेगा, ठीक है, देन सेंड करना होगा। ठीक है, देखिए सेंड किया जैसे मैंने, ये देखिए आ गया अनएक्सपेक्टेड ए। अनएक्सपेक्टेड ए का मतलब क्या है भाई? बॉडी में रॉ में देखते हैं, हाँ ये प्रीटी ये कुछ अलग चीज़ है जो जिसमें कुछ बता रहा है, वो छोड़ो, आप रॉ में जाके देख लो, देखो ऑलरेडी एग्जिस्ट आ गया यहाँ पे। तो इसी टाइप की चीज़ है ये। अच्छा, जो सर्विस यहाँ हिट करते हो, ये देखिए यहाँ पे उसकी हिस्ट्री सेव भी हो जाती है। ये आपने कहा ये तो मैं ब्राउजर से नहीं टेस्ट कर सकता हूँ क्या? ब्राउजर से भी तो टेस्ट कर सकता हूँ। तो देखो दिक्कत क्या आ जाती है ना, ब्राउजर में, ब्राउजर से टेस्ट करने के लिए सर्विस में आपको, आप जैसे पोस्ट वाली सर्विस बना रहे हो और ब्राउजर से डेटा जब भी बाय डिफॉल्ट भेजते हो तो गेट की जाती है, तो वो लिखा आ जाता है मेथड नॉट अलाउड हियर। तो जर्सी में होता है
जो @ परम वरम टैग लगा के रिजल्ट लगा के वो हम डेटा गेट करते हैं, पैरामीटर गेट करते हैं, तो वो सब कर सकते हो। वैसे ब्राउजर से टेस्ट करना भी नहीं चाहिए, लेकिन उस तरह से उस फॉर्मेट में फिर डेटा भेजना पड़ेगा, रिसीव कराना पड़ेगा। हम तो सर्विस इसलिए बना रहे हैं ना, ताकि भाई उसको एंड्रॉयड वाला कॉल कर ले, PHP वाला कॉल कर ले जी, वेब वाला कॉल कर ले, कोई और बंदा कहीं से रिक्वेस्ट भेजे तो उस सर्विस को कहीं से ही कॉल करी जा सके। तो कहीं से कॉल करी जा सके तो उसके फॉर्मेटिंग हमें चेक करनी पड़ती है, ये फॉर्मेट सपोर्ट कर रहा है या नहीं, इस तरह से हम डेटा भेज पा रहे हैं या नहीं, ये सब हमें देखना पड़ेगा, उसमें हैंडल करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। तो ARC ना करके पोस्टमैन करो आप यूज, तो और भी बेटर होगा, क्योंकि बहुत से लोग, मैंने ये जावा बेस्ड मैं यूज करता हूँ ARC, बट पोस्टमैन तो बाकी सारे लोग यूज करते हैं पोस्टमैन। इसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जैसे मैंने की वैल्यू पेयर ये जो भेजा है, यहाँ पे देखिए फॉर्म डेटा पे अभी मैंने क्लिक किया, नहीं आया ना, तो मैं यहाँ से बना भी सकता था, की देता था, वैल्यू देता, यहाँ पे ऐसे बना सकता था। कोई फाइल वाइल भेजना अगर हमें है सर्वर पे, तो भी मैं यहाँ से बहुत ईजिली भेज सकता था, हेडर भी भेज सकता था। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा ही फीचर है बल्कि उसके कंपैरिजन में। इसमें कलेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं आप, मतलब बहुत सारी APIs का एक कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इवन APIs बनाते टाइम अपना एनवायरनमेंट सेट कर सकते हैं कि जी, जैसे होता है ना कि मैं एक API बना रहा हूँ जो स्टेजिंग एनवायरनमेंट पे चला रहा हूँ, है ना। जब कंपनी, बड़ी कंपनीज में जाओगे तो ऐसे एनवायरनमेंट्स होता है, स्टेजिंग होता है, प्री प्रोड होता है, प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो प्री प्रोड एनवायरनमेंट अलग है। अब मेरी एक ही URL है, एक ही API है, जिसका मेन URL कुछ और है। मेन URL मतलब प्रोडक्शन के लिए कुछ और है, प्री प्रोड के लिए कुछ और है, और स्टेजिंग के लिए कुछ और है ना। तो स्टेजिंग के केस में यहाँ एनवायरनमेंट देखो लिखा है, नो एनवायरनमेंट लिखा है ना, तो यहाँ से हम एनवायरनमेंट भी सेट कर सकते हैं। एक एनवायरनमेंट सेट कर दें, एक एनवायरनमेंट बना दें प्री प्रोड के लिए, फिर प्रोडक्शन के लिए, काम हो जाएगा आपका, है ना। अब जैसे ऐसे एनवायरनमेंट ऐसे स्विच कर देंगे, एक लाइन का स्विच करेंगे, पूरी API जो है अलग एनवायरनमेंट में काम करना शुरू कर देगी। वो कैसे होगा, अलग एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, मेन URL तो एक ही होता है, सॉरी ये जो सब URL होता है वो मतलब बदलता रहता है। जो मेन URL होता है वो सबके लिए मतलब कह सकते हो, जिसको हम बेस URL बोलते हैं टेक्निकली एक्चुअली। तो बेस URL जो होता है प्रोडक्शन के लिए अलग होता है, प्री प्रोड के लिए अलग होता है, और किसी और एनवायरनमेंट के लिए अलग होता है। तो जब यहाँ से एनवायरनमेंट में सेलेक्ट कर दूंगा स्टेजिंग, तो स्टेजिंग का बेस URL उठा लेगा, और बाकी इधर वाला जो है ये तो कॉमन ही होगा, यूजर एंड रजिस्टर जो करके लिखा हुआ है। यूजर रजिस्टर ये वेरी हो रहा है, लेकिन यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसी को बेस URL बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये बेस URL है, जिसमें अगर हमारा कोई वेबसाइट होस्ट होता सर्वर पे, अगर इसकी होस्टिंग मैंने कर दिया होता कहीं पे, है ना, जैसे यही API मैंने बनाया, इसको अभी मैं होस्ट कर दूंगा, तो उसका बेस URL कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जैसे मैंने अपनी वेबसाइट अपनी किसी पोर्टल पे डाल दिया जिसका डोमेन androjava.tech4u.com है, तो androjava.tech4u.com/user/register। तो जो बेस URL होता है वो किसी एक मतलब एनवायरनमेंट के लिए एक ही होगा, दूसरे के लिए फिर दूसरा हो सकता है, तीसरे के लिए फिर तीसरा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे IP बदल जाएगी या कुछ और बदल जाएगा। तो बस हमें ऐसा कोड, मतलब यहाँ पे ऐसे, मतलब ये सब फैसिलिटी है, ये करोगे आगे आप जब आप सीखोगे। अभी तो मैं बस हिंट दे रहा हूँ आपको कि जी एक बार एनवायरनमेंट यहाँ से चेंज करोगे तो सारी API उस एनवायरनमेंट पे रन करना शुरू कर देगी। तो इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा कि बार बार आपको, मतलब आप सपोज करो टेस्टर हो जिसमें API को आपको टेस्ट करना है, और बनाओगे तो टेस्ट भी करोगे आप, टेस्टर भी है, डेवलपर एक टेस्टर भी होता है, एक तरह से टेस्ट करता है वो। नहीं टेस्ट करेगा तो फिर वो सामने से वहाँ फिर एरर आएगा, दूसरा बंदा कहेगा कि इसमें ये इशू है, ये प्रॉब्लम है, ऐसा बोलेगा वो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। आप भी अभी एप्लीकेशन बनाओगे तो ये यहाँ तक मैवन, जर्सी मैवन तक का प्रोजेक्ट कॉमन होगा, बाकी ये सब URL चेंज होगा यूज़र्स के अंदर। अभी जैसे मैंने रजिस्टर बनाया, ऐसे मैं यूज़र्स के अंदर एक लॉगिन का भी बना लूँगा, ठीक है। जैसे यहाँ नीचे ही मैं यूज़र्स के अंदर पब्लिक, मतलब यही सेम चीज़ मान लो कि मैंने कॉपी कर दिया ऐसे ही, तो यहाँ पे यूज़र रजिस्टर के जगह पे मैंने लिख दिया लॉगिन, मतलब यूज़र्स के अंदर ही अब रजिस्टर यूज़र ना होकर लॉगिन यूज़र मेथड मैंने क्रिएट कर दिया। यहाँ लॉगिन यूज़र
और यूज़र डेटा आएगा। अब इसका नाम लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन का कोड अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो अगला जो यूआरएल हमारा हो जाएगा, सब कुछ सही सेम रहेगा, बस यूज़र के अंदर जहाँ रजिस्टर है वहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, यानी कि बेस यूआरएल कॉमन होगा, सब यूआरएल चेंज होता रहेगा। तो इस तरह से मतलब टेस्ट करना चाहिए। और अगर आपको इन सब का नॉलेज नहीं है, जैसे आपका ये पोस्टमैन वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं जो एपीआई को टेस्ट करने के लिए बनाई गई हैं, तो फिर कभी आपको एपीआई मिलेगी। जैसे आप एंड्रॉयड डेवलपर हो, मान लो आपको एपीआई बनी बनाई मिलेंगी और आप पोस्टमैन नहीं जानोगे, तो फिर आप टेस्ट कैसे करोगे यार? तो दिक्कत है। इसलिए इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जो डेवलपर हैं उनके लिए तो ज़रूरी ही है। ठीक है, और बताइए भाई, और क्या जानना है? नहीं जानना है तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। कुलदीप बताओ भाई। अब डरने की नहीं ज़रूरत है। अब जितना बोलना था तो बोल ही दिया हूँ, जितना कहना है। अब आप पूछ सकते हो कि क्या आपको समझना है। मैंने बोला था कि भाई ये डेटा मैंने यूज़र से गेट करा और पार्स करा। पार्स करके मैंने एक बीन बना रखा है, बीन में डेटा सेट कराया और उसके बाद बीन से डेटा को डाओ रजिस्टर डाओ पे यहाँ पे मैंने भेज दिया है। रजिस्टर डाओ में वो रजिस्ट्रेशन का कोड लिखा हुआ है, तो इस कोड को मुझे समझाने की ज़रूरत है, ये मैं पूछ रहा था। हुँ? सर ये पोस्टमैन ब्राउजर का काम करता है? ये ना बोलो पोस्टमैन ब्राउज़र का काम करता है, ये बोलो कि ये एपीआई को टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। ये एक क्लाइंट है। सर मतलब रिक्वेस्ट उसी तरह से आता है ना, ब्राउजर में जैसे आता है? हाँ, ब्राउज़र से जैसे आता है, ब्राउज़र से जैसे आता है, लेकिन ये ब्राउज़र से भी एडवांस चीज़ हो गई। पोस्टमैन आपको सुनने में बहुत आसान लग रहा है, इससे मतलब इसके अंदर कोडिंग स्क्रिप्टिंग भी करी जाती है। पोस्टमैन के अंदर स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं पोस्टमैन के अंदर, और तो और। बट हाँ, ये अभी के लिए आप अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जानना चाहते हो तो बोल सकते हो, बिल्कुल ये ब्राउज़र का ही काम कर रहा है। सही बात है। सर जैसे कि आप जो सब यूआरएल बता रहे हैं, वो जैसे कि हम दूसरे पेज पर मतलब क्लिक करते हैं तो स्लैश करके कुछ नया लिखाता है, वो वही है ना सर? हाँ, बस वो वही चीज़ है, बिल्कुल। मतलब वो नया पेज खुला है, उस टाइप का है? हम्म। लेकिन यहाँ पे वेब पेजेस नहीं है, यहाँ पे वेब पेज मत समझना आप। तो वेब पेज क्यों नहीं है? क्योंकि वेबसाइट थोड़ी ना पढ़ रहे हो, डायरेक्ट बिजनेस लॉजिक हम लिखना चाह रहे हैं। जो वेब एप्लीकेशन होती है वहाँ वेब पेजेस बनते हैं, वेब पेजेस में लॉजिक लिखे जाते हैं, स्टैटिक पेज, डायनेमिक पेज। यस सर। यहाँ सीधे वेब लॉजिक लिखा जा रहा है, लॉजिक पे ध्यान दिया जा रहा है ना। वेब सर्विस है ये, वेब एपीआई बोल दीजिए, वेब सर्विस बोल लेकिन दीजिए। कैसे कैसे क्या मतलब हो रहा है नहीं पता चल रहा है। जैसे पूछिए, जैसे आप पूछिए, मैं तो बता ही रहा हूँ कि मैं ये पोस्टमैन से रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ और कैसे कैसे किया मैंने अभी बताया। अब आप मेरे से पूछिए क्या क्लाइंट साइड जानना है कि ये पोस्टमैन साइड जानना है या उधर जानना है, फिर मैं बताऊँ आपको। सर ये जो मतलब यहाँ से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, अब पहले एक बात मुझे वो बताइए, रिक्वेस्ट एक बात मुझे बताइए, मुझे एक बात बताइए पहले विवेक, यस सर। क्या आपने एपीआई बनाई? क्या आपने एपीआई बनाई? जितना मैंने पढ़ाया था सर उस मैंने लाया सर, सारा कोड डाल दिया उसमें इक्लिप्स पे, लेकिन सर वो कैसे कैसे क्या हो रहा है वो चीज़ नहीं समझ आ रहा है सर। अच्छा, कैसे कैसे हो रहा है मतलब कोड आपने लिख दिया, मतलब आप ये कह रहे हो कि जो मैंने लास्ट वीकेंड सैटरडे संडे पढ़ाया था उसको, उसका पूरा वीडियो आपने अच्छे से दोबारा देख लिया, आपने दोबारा अच्छे से समझा उसको नहीं देख सर। देख के। हम्म। नहीं सर। तो नहीं ये सर। ज़रूरी चीज़ है ना, जो आप कर जो ये ज़रूरी चीज़ है, ये हमेशा याद करो, हमेशा याद रखो। एक बार में अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो दोबारा मेरे पास तो वीडियो है ही ना, इसीलिए तो आपको यहाँ पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, रिकॉर्ड कर लो वहाँ से एक बार देख लो। वैसे अभी भी पूछो आप, कोई दिक्कत नहीं है। वो बात जो मैंने कुलदीप को समझाई वो सबके लिए एप्लीकेबल था, है ना। हाँ बाकी आप सर, मैं वो उसको आज से ही लागू मतलब फॉलो करूँगा सर। बिल्कुल, आज से नहीं पहले से करना चाहिए था उसको। ठीक है, यस सर। Mistake। पहले बताइए। सर मतलब ये जो अभी यस आप सर। पूछिए ना कि क्या, देखो कुछ भी नहीं आ रहा है तो मैं सारा फिर से समझाऊं। अगर आपको कहीं ये दिक्कत आ रही है कि सर इस साइड से चीज़ें क्लियर हो गई, अब यहाँ पे क्या हो रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं बताऊं। सर मुझे बस वो जानना है से ना कि जैसे हम लोग सर्वर पर तो काम किए थे सर पहले,
हाँ मतलब वो वाले सर्वलेट वगैरह में। पहले जो, यस सर हाँ हाँ सर उसकी बात फिर ये इसमें सर क्या मतलब अलग हो रहा है, वो चीज मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। ये मैंने शुरू के क्लासेस में भी बताया है। वो क्या था ना, सर्वलेट वगैरह जो था ना, वो मतलब वेब से रिलेटेड टर्मोलॉजीज हैं। सर्वलेट एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो भी जावा बेस्ड है, राइट। तो वो जो जावा यस सर। बेस्ड सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो इंटरऑपरेबल नहीं होती है। मतलब वो किसी को भी सर्व नहीं यस कर सर। सकती है। वो जावा बेस्ड टेक्नोलॉजी है, तो जावा की चीज़ों को सर्व करेगी, जावा के लोगों को रिस्पॉन्स दे सकती है। वो नॉन जावा रिसोर्स नहीं है, वो मतलब नॉन जावा चीज़ें नहीं है, नॉन जावा टेक्नोलॉजीज उसे यूज नहीं कर सकती। वो इसीलिए बोलते हैं इंटरऑपरेबिलिटी। वो इंटरऑपरेबल नहीं है। मतलब उसको वही चाहता है कि जैसे मान लो कि मैंने कोई लॉजिक लिखा अपने सर्वलेट में, और वो लॉजिक है क्या, रजिस्ट्रेशन करने का, लॉगिन करने का, प्रोडक्ट निकालने का, कार्ड वेरिफिकेशन का, कार्ड से डेटा निकालने का, ट्रांजैक्शन करने का, वट है ना, ऐड टू कार्ड करने का, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करने का। ये सब मैंने लॉजिक सर्वलेट में लिख दिया। तो वो लॉजिक सर्वलेट ही कॉल कर सकता है, जावा बेस्ड टेक्नोलॉजीज कॉल कर सकती हैं। लेकिन जो वेब सर्विसेज होते हैं, वही लॉजिक अगर वेब सर्विसेज के माध्यम से लिखा गया है, तो उसको जावा तो यूज कर ही सकता है, एंड्रॉयड भी यूज कर सकता है, पीएचपी भी यूज कर सकता है, कोई टेक्नोलॉजी यूज कर सकती है, क्योंकि क्लाइंट कोई भी हो सकता है, कंज्यूमर कोई भी हो सकता है। हमने एक लॉजिक लिखी, हमने एक पेमेंट गेटवे क्रिएट किया, और पेमेंट गेटवे का नाम है पेपाल। पेपाल एक पेमेंट गेटवे है, और उस पेमेंट गेटवे को कोई भी यूज कर सकता है, मैं भी, आप भी, कोई 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 बंदा यूज कर सकता है। कैसे यूज कर देते हो? क्योंकि उन्होंने ऐसे ही एपीआईज बना के रखी हुई हैं अपना, उन्होंने यूआरएल्स अपने बना के रखे हुए हैं। उन्होंने जब एपीआई बनाई तो उन्होंने बता दिया ये मेरी एपीआई है, इस एपीआई के अंदर ये इनपुट जाएगा, ये मेथड का टाइप होगा, मेथड का टाइप गेट होगा या पोस्ट होगा, उन्होंने बता रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है अपनी एपीआई को बनाया जब। तो जब आप पेमेंट गेटवे लगाना सीखोगे, तो वहां पे जो जिसका भी पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करोगे, वो आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली दे देंगे। ऐसे पोस्टमैन, स्वैगर वैगर कोई भी तरीके से दे देंगे वो। उसमें ये सारी एपीआई का इंट्रोडक्शन लिखा होगा, एपीआई क्या करती है, ये यूआरएल क्या करता है, इस यूआरएल का क्या पर्पस है, इस यूआरएल के मेथड का टाइप ये है, इसमें हेडर जाएगा नहीं, इसमें बॉडी जाएगी नहीं, इसमें मेथड का टाइप क्या होगा, मेथड के अंदर पैरामीटर जो जाएंगे कितने जाएंगे, नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितने होंगे, ये सब वो एक्सप्लेन करके देते हैं बस। और वो किसी एक के लिए नहीं होता है, दुनिया के सारे क्लाइंट के लिए, सारी टेक्नोलॉजी के लिए, सबके लिए वो कॉमन है, और सारे लोग उसको यूज कर सकते हैं। बस बस वो अपनी अपनी मैकेनिज्म यूज करेंगे जिसके थ्रू वो एपीआई को हिट करें। बस वो अपना मतलब लॉजिक लिखेंगे। जैसे आज हम पोस्टमैन से ये इसको टेस्ट कर रहे हैं, तो वो बंदे जो है होंगे, वो अपनी अपनी प्रोग्रामिंग में, यानी कि पीएचपी वाले क्या करेंगे, अपनी प्रोग्रामिंग लगाएंगे, अपनी कोडिंग करेंगे, जिससे वो इस यूआरएल को हिट करेंगे और उसमें डाटा भेजेंगे, और सारा लॉजिक इधर चलेगा और काम हो जाएगा। और एंड्रॉयड वाले तो इसीलिए बना ही रहे हैं ना, एंड्रॉयड वाले तो इसीलिए बना ही रहे हैं कि एंड्रॉयड में कोई तो ये सर्विस तो लिखी नहीं जाती। एंड्रॉयड तो डब्बे बनाता है बस। वो एंड्रॉयड जो डब्बे बनते हैं, उस डब्बे में डेटा कैसे आएगा, उस डब्बे से डेटा पास कैसे होगा। जैसे सपोज करो आपने वो फॉर्म बना रखा है बढ़िया सा, तो बस आपको ये एपीआई अगर बनी होगी ना, तो ये एपीआई को बस वहां हिट करना है, इंटीग्रेशन का कोड करना है, बस आपको लॉजिक लिखना है, काम हो जाएगा। तो सर जैसे कि हम जो भेजते हैं तो HTML में कोडिंग करते हैं, तो वहां से रिक्वेस्ट आता है, तो वो सर किस टाइप का हुआ है, जावा से हुआ है या? वो HTML से जो रिक्वेस्ट है, मतलब सर्वलेट में जब आती है, तो वो जावा बेस्ड ही मतलब हो गई। मतलब वहाँ क्लाइंट भी आपका, वो जो क्लाइंट का कोड होता था उसी प्रोजेक्ट में ही तो होता था कहीं ना कहीं। जैसे एक मान लो हमने वेब बेस्ड प्रोजेक्ट बनाया सर्वलेट में, ठीक है, तो वहीं पे हम यस HTML लिख सर। देते हैं, वहीं JSP लिख देते हैं, वहीं सब कुछ लिख देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं यस सर। HTTP रिक्वेस्ट है। वो ये भी बोल सकते हो कि वो जावा बेस्ड नहीं, वो HTTP रिक्वेस्ट है। ऐसा भी बोल सकते हो कि जो वेब सर्विस होती है वो प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी भी प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकती है, लेकिन वेब बेस्ड जो होते हैं वो HTTP प्रोटोकॉल स्पेसिफिक होते हैं, वो उसी प्रोटोकॉल की रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं। ये भी बोल सकते हो आप। और वो जावा बेस्ड नहीं है, लेकिन उसी सर्वर में चल रहा है, सब कुछ वही है, वो एक क्लाइंट का काम कर रही है, वो क्लाइंट सर्वर से इंटरेक्शन हो जा रहा है, सारा काम हो जा रहा है। बट वही सर्विस को मान लो एज्यूम करो कि आपको PHP में कॉल करना है, .NET में कॉल करना है, कहीं और कॉल करना है, तो कॉल कर पाओगे आप? बताओ, आप मुझे जवाब दो, उसी सर्वलेट को। सर कैसे करेंगे, वो चीज नहीं भाई आएगा कह ना। तो रहा हूँ, नहीं कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे ना, तो इसीलिए तो इसको पढ़ रहे हैं हम। इसलिए हर टेक्नोलॉजी के अंदर वेब सर्विसेज का कंसेप्ट होता है, वेब सर्विसेज बनाई जाती हैं। भाई ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करता है, पहली क्लास में ही बताया गया था आपको, आप सर देखिएगा। वो थ्योरी पता है सर, हाँ तो थ्योरी बस, पता है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। नहीं प्रैक्टिकल तो मैं बता रहा हूँ ना, प्रैक्टिकल करके तो मैं दिखा रहा हूँ ना।
आज मैं आपको एपीआई बनाना सिखा रहा हूँ ना, ठीक है, और सर्विस आप बना रहे हो ना, तो जो डॉटनेट वाले बंदे होंगे या पीएचपी वाला बंदा होगा उसको दे देना, कह देना यार मेरी एक जावा की एपीआई है तो जरा हिट कर देना भाई, जरा अपनी तरफ से इसे इंटीग्रेट कर दो, वो कर देगा। आप पीएचपी की कोई एपीआई मेरे को दे दो, मैं जावा के थ्रू उसको हिट करा के दिखा दूंगा आपको, मतलब कोई वेब सर्विस। सर ये जो फेसबुक लॉगिन और जीमेल लॉगिन है वो ऐसे ही बनती है? बस यही कंसेप्ट है और क्या, ये भी तो वही कंसेप्ट है। उन्होंने भी एपीआईज बना रखी है, उन्होंने सर्वर साइड पे लॉजिक लिख रखा है जी। फेसबुक लॉगिन, जीमेल लॉगिन जो हम कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, वो कहीं ना कहीं वो उन्होंने अपनी वेब सर्विसेज बना रखी हैं अभी। हाँ, अपने सर्वर साइड पे लॉजिक लिख रखा है, उसकी एपीआई आपको दे दिया कि आप यूज कर लीजिए, आप ये यूआरएल लगाइएगा, ये क्लासेस यूज कर लीजिए, मेथड यूज कर लीजिए, आप काम कर लीजिए। सही बात है सर। उसमें तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट पे ही काम। अरे भाई काम वो रहता है। कैसे हो जाता है, क्या नहीं हो जाता है, वो सब क्लाइंट है ना, जावास्क्रिप्ट तो क्लाइंट है बस। कोई तो यूआरएल लगाते होगे, कुछ यूआरएल यूज करते होगे, नहीं यूज करते होगे क्लाइंट में भी। वो जो लगा रहे हो ना, यूज जो कर रहे हो, वो जावास्क्रिप्ट में यूज कर रहे हो, बट वो क्लाइंट है। लेकिन जब आप जीमेल से लॉगिन या फेसबुक से लॉगिन करते होगे तो कुछ तो ऐप आईडी, ऐप की, सीक्रेट की, ऐप यूआरएल कुछ तो यूज करते होगे। यस सर। तो बस जो वो सब implement करते हैं वही सारी चीजें इंटरनली हैं, वो सब इंटरनली वही चीज चल रही है, वही सब है। डिपेंडेंसी जो यूज करते हैं उसमें डिपेंडेंसी यूज कर लेते हैं ताकि उनकी एपीआईज को यूज कर पाएं, उन्होंने ऐसा बना रखा है सर्विसेज। बिल्कुल। बोलो भाई, और बोलो, फटाफट बोलो, जिसका भी क्वेश्चन है, जिसकी भी क्वेरी है, फटाफट पूछे और आगे बढ़े हम। आप एक क्वेश्चन पूछोगे, मैं 10 आंसर दूंगा आपको, लेकिन पूछिए फटाफट। सर इसमें हम लोग एपीआई बना रहे हैं, तो इसमें तो हम लोग सिर्फ दूसरे का वो जार फाइल डाले हैं, तो कैसे हम लोग का एपीआई बन रहा है सर? हम इसमें एपीआई बना रहे हैं तो जार फाइल डाला है भाई। एपीआई हम बना रहे हैं जर्सी फ्रेमवर्क का यूज करके, हम जर्सी फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और जो हम एपीआई बना रहे हैं, जो हम लॉजिक लिख रहे हैं, वो जर्सी फ्रेमवर्क जावा बेस्ड, मतलब कह सकते हो कि एपीआई है। जावा में वेब सर्विसेज को बनाने के दो तरीके होते हैं, मतलब वैसे भी जनरल तरीके दो होते हैं, सोप सर्विसेज होती हैं, रेस्टफुल सर्विसेज होती हैं। दोनों में थियरी तो डिफरेंस बताया ही आपको। तो जो सोप सर्विस होती है उसके लिए अलग एपीआई दी गई है जावा में, जिसका नाम था जैक्स, जैक्स आरपीसी, जैक्स और क्या था भाई, रेस्टफुल वाले के लिए जैक्स आरएस था और डब्ल्यूएस था वहाँ, जैक्स डब्ल्यूएस है ना रेस्टफुल यस सर। सोप के लिए। और जैक्स आरएस जो होता है वो Yes. रेस्टफुल सर्विसेज को बनाने के लिए होता है। और जैक्स आरएस एपीआई को इम्प्लीमेंट करने वाले बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, मतलब टेक्नोलॉजीज हैं। रेस्टीजी है, रेस्टलेट है, आपका क्या नाम है, जर्सी है, और बहुत सारे हैं जो इसी को यूज़ करते हैं। तो हम जर्सी इम्प्लीमेंटेशन उसका फॉलो कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कुछ एपीआई दे रखा है, लाइब्रेरी दे रखा है, इन लाइब्रेरी को यूज करके हम कोडिंग कर रहे हैं। अब वो लाइब्रेरी में से कुछ लाइब्रेरी का पार्ट यही है, अब वो रिक्वेस्ट को ले जाना, रिस्पॉन्स को ले आना, वो सारी लाइब्रेरी ही हमें हेल्प कर रही हैं, जिसमें ये सर्वलेट कंटेनर और ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। साथ में कुछ ये एनोटेशन लगा रहे हो, @get @post, ये सब ये उन्हीं की लाइब्रेरी के ही पार्ट हैं, ठीक है। और बताइए, ये उन्हीं की लाइब्रेरी का ही पार्ट है ये। तो लाइब्रेरी हम यूज कर रहे हैं, बिल्कुल लाइब्रेरी यूज करके ही सर्विस बना रहे हैं। लेकिन जो क्लाइंट इसे यूज करेगा मेरी एपीआई को, उसको ये लाइब्रेरी यूज करने की ज़रूरत नहीं है। अब जिसने भी पेमेंट गेटवे बना रखा होगा, या सपोज करो कि फेसबुक वालों ने या जीमेल वालों ने अपने हिसाब से जो कोई एपीआई बना रखी होगी, अपनी टेक्नोलॉजी यूज करके बना रखी होगी, ठीक है। वो क्या पता कि जिस टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे ये एनोटेशन ना लगता हो, कुछ और लगता हो, कुछ और तरीके से बना रखा हो। ये तो हम जावा बेस्ड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हम इस तरह से काम कर रहे हैं। सर जो हमारा एपीआई यूज करेगा वो हमारा इस जो भी हम बना रहे हैं इसको जार फाइल में बना कन्वर्ट करके उसको फिर दे देंगे। अब वो जार फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है वैसे। जब हम कोई प्रोडक्ट अगर लॉन्च करते हैं तो उस केस में हमें जार फाइल बनाना पड़ता है, जार बनाना चाहिए,
उसको गिट पे रख देना चाहिए, फिर उसकी डिपेंडेंसी क्रिएट कर देनी चाहिए जैसे बाकी लोग करते हैं। वैसे मैं बताऊं तो इन जनरल ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस आप यही पोस्टमैन, जहाँ पे आप सर्विस को बना बना के टेस्ट कर रहे हैं, यही पोस्टमैन का सॉफ्टवेयर उसको शेयर कर देना। इसके सारे यूआरएल्स यहाँ से जो आते हैं ना डॉक्यूमेंटेशन, ये शेयर कर देना है, बस वो यूज कर लेगा उसी को। इसीलिए तो यहाँ टेस्ट कर रहे पोस्टमैन तो हैं। खुद डाउनलोड कर लेगा। हाँ जी, पोस्टमैन तो खुद डाउनलोड कर लेगा। हाँ वो खुद करेगा डाउनलोड। जो बंदा यूज़ करेगा। आप कंपनी में जाओगे, आप देखना आपको एंड्रॉयड में ऐप डेवलपमेंट के लिए जो काम मिलेगा, तो भर भर के एपीआई मिलेंगी, झोले में बोरे में भर भर के वो देंगे एपीआई। ये ले जाओ, इसको लगाओ, इसको कॉल करो, इसको हिट करो, और आप कहेंगे यूआरएल दे दो, 50 मेल भेज देगा, बोल देगा यहाँ से ये यूआरएल है, ये लगाओ। और पहले आप चूँकि आप यूज़ करने वाले बंदे हो, तो पहले आप उसको मैनुअली भी चेक कर चला चला के देखोगे, और देखना भी चाहिए। क्या पता मेरे को किसी ने एपीआई दिया और एपीआई चल ही नहीं रही है, तो पहले ही इसको हम मतलब पोस्टमैन में उसको टेस्ट करके देख लें, हिट करके देख लें, रिक्वेस्ट जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है, रिस्पॉन्स आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ रहे हो? अब जैसे सपोज करो कि मैंने रिक्वेस्ट भेजी पोस्टमैन से, और जेएसएन में रिस्पॉन्स कुछ आया, रिस्पॉन्स में 50 डेटा मेरे पास आ गया। अब मुझे डब्बे बनाने थे उस 50 डेटा को दिखाने के लिए। तो 50 डेटा को दिखाने के लिए किस तरह के डब्बे बनाने हैं, वो जब रिस्पॉन्स कोड आएगा, रिस्पॉन्स जब वहाँ से आएगा जेएसएन में, तभी तो हम डब्बे बना पाएंगे। आप क्लाइंट वही तो कहलाता है। उसको पता होगा कि 50 डब्बे रिस्पॉन्स आ रहा है 5, तो डब्बे बनाने हैं 5, चीज़ें दिखानी है 5। तो 5 अगर रिस्पॉन्स आएगा तो 5 में डेटा होगा, तो 5 को अलग अलग तरीके से दिखाना पड़ेगा, हमें शो कराना पड़ेगा उसी तरह। सर ये क्लाइंट के हिसाब से वेब सर्विस बनाना पड़ता है? कौन से क्लाइंट के हिसाब से? जैसे कि एक बंदा है, मेरे को बोला एक वेब सर्विस हाँ बनाना है, हाँ, क्लाइंट तो के उसके हिसाब से, बिल्कुल सही बात है। क्लाइंट के बिहाफ पे, रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे, क्लाइंट बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होता। क्लाइंट तो कह देगा कि मुझे ई कॉमर्स पोर्टल बना के दे दो, हैं? उसको क्या मतलब है कि क्या आप आपको डेवलपर हो, आप देखोगे, आप अपना बिजनेस लॉजिक लगाओगे, आप अपना दिमाग लगाओगे कि जो मैं एपीआई बना रहा हूँ उसमें इतने डेटा आना चाहिए, इतना रिस्पॉन्स जाना चाहिए। अगर इतना रिस्पॉन्स चला जाएगा तो ये आपका काम हो जाएगा, नहीं तो उसमें ये दिक्कत आएगी। उस पर्टिकुलर मैं एपीआई ये में बोल रहा ये। हूँ, हाँ जी, कोई बंदा डिजाइनिंग किया ना सर, डाटा इनपुट लेने वाला डिजाइनिंग किया ना एचटीएमएल बेस्ड, तो वो बंदा आके मेरे नहीं को नहीं नहीं बोलेगा नहीं, एक सुनो वेब सुनो सर्विस सुनो, बना पहली दो। बात सुनो, यहाँ पे थोड़ा मैं करेक्ट करूँगा परवेज। जब कोई भी प्रोजेक्ट, वैसे कंपनी में अब आजकल हर कंपनियां फॉलो करने लगी हैं, और क्लाइंट भी थोड़ा सा मतलब ऐसा हो चुका है कि जो बहुत थोड़ा टेक्निकल हो चुका है, तो वो क्या कर लेता है पहले ही। जैसे मैं 5 लाख रुपया ई कॉमर्स पोर्टल के लिए खर्च कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा सामने वाले से, जो डेवलपर है, मैं उससे कहूँगा कि भाई एक काम कर, तू यार पीएचडी मुझे बना के दे दे। पीएचडी का मतलब होता है फोटोशॉप डिज़ाइनिंग, ठीक है ना? पीएचडी एक्सटेंशन होता है फोटोशॉप का। जब फोटोशॉप या किसी भी तरह से तू डिज़ाइन तैयार कर करके दे दे। जैसे तुम ये बोल रहे हो कि तुम लॉगिन पेज बनाओगे, तो मुझे आप पहले ही दिखा दो कि लॉगिन पेज कैसा लगेगा स्टैटिकली डिज़ाइन करके। तो वो बिल्कुल डब्बे सुंदर सुंदर बनाएगा, कलर वलर बहुत अच्छा सेट करेगा, खूब सुंदर सुंदर डिज़ाइन करके। जो फोटोशॉप डिज़ाइनर का एक बंदा होगा हमारी कंपनी में, वो बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन करके दिखा देगा। क्लाइंट को अच्छा लगेगा, ठीक है, नहीं लगेगा फिर वो करेक्शन के लिए देगा, फिर करेक्शन होगा, फिर करेक्शन होगा, सब कुछ सही हो गया, क्लाइंट ने अप्रूव्ड कर दिया। उस डिज़ाइनिंग के बिहाफ पे जो डेवलपर है, वो अपने आप इनपुट को रीड करेगा, इतने इनपुट आएंगे, इतने इनपुट जाएंगे, इतने ये चीज़ होंगी, इतने ऐसे ऐसे होगा। वो डेवलपर सारा एपीआई रेडी करके रखेगा। डेवलपर एंड्रॉयड जो ऐप वाला बंदा होगा, अगर ऐप वाला बंदा होगा तो ऐप वाला भी बंदा बैठेगा साथ में, और जो बैकएंड का बंदा होगा, इनकी सर्विसेज जो बनाएगा, वो भी बैठ जाएगा साथ में। अगर ज़रूरत पड़ती है तो टेस्टर वाले को बैठा दिया जाना चाहिए। तीनों लोग डिस्कस कर लो भाई कि चलो ये डेटा दे दूँ तो तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने कहा हाँ हाँ दे दो भाई। बड़ी कंपनी होती है तो टीम ही अलग अलग होती है, तो मिलने का मौका ही नहीं मिलता है, मेल से काम चलता है। छोटी मोटी कंपनी में सब लोग बैठ के एक जगह बैठ के बात कर लेना चाहिए कि ठीक है चलो ये फ्लो होगा, मैं यहाँ से डेटा भेजूंगा। एक दिन काम नहीं होगा कंपनी में, कुछ हो जाएगा, एक हफ्ते काम नहीं होगा तो कुछ हो जाएगा। प्लानिंग अच्छे से करना चाहिए।
चलो ठीक है, मैं ये डेटा यहाँ से भेजूंगा, रिक्वेस्ट गई तुम्हारे यहाँ, ठीक हो गई, ठीक है, तुम्हारे पास ये एपीआई चाहिए, ये पैरामीटर वो रिसीव करना चाहिए, ठीक है। तो और मैं इस एपीआई को हिट करूंगा, ठीक है। तो टेस्टर वाला बंदा कहेगा मुझे तो ये भी फील्ड चाहिए, एंड एंड्रॉयड वाला बंदा कहेगा मुझे ये भी फील्ड चाहिए, तब तो मेरा ये काम हो पाएगा। इस तरह से सारी डिस्कशन करके वो पूरा फील्ड और सारा टाइप, सारा इनपुट, सारा आउटपुट पैरामीटर, जो इनपुट फॉर्मेट, आउटपुट फॉर्मेट है, रिक्वेस्ट मेथड का टाइप, गेट होगा, पोस्ट होगा, सब डिसाइड हो जाता है। बस एपीआई रेड होगी, क्रिएट हो जाएगी, फिर यूज करना शुरू कर देंगे। अब जब हमने एपीआई बना दी, हम तो यूज कर ही लेंगे, एंड्रॉयड वाला भी यूज कर लेगा, कोई और यूज कर लेगा, कल को किसी और को देने वाले हैं ये प्रोजेक्ट, तो और हायर लेवल पे मीटिंग होती है और अच्छे अच्छे लोग होते हैं। जैसे पेमेंट गेटवे, पेपाल वालों ने पेमेंट गेटवे बनाया होगा, तो उन्होंने सब कुछ सोच रखा होगा पहले से जी, कि एक पेमेंट के लिए क्या क्या ऑप्शंस चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक पेमेंट का पेमेंट आईडी जनरेट करना है, एक पेमेंट के लिए ओटीपी जनरेट करना है, एक पेमेंट के लिए ये रिक्वेस्ट आईडी होनी चाहिए। तो ये सब कुछ उन्होंने डिसाइड कर रखा है। इतनी हाई लेवल की टीम होती है, वो सबको, उनको सारा कह सकते हो कि फ्यूचर उनको सब पता है कि इसमें क्या रिस्पॉन्स आएगा, क्या रिक्वेस्ट जाएगी, सब कुछ। तो उसी बिहाफ पे वो एपीआई रेडी हो जाती है और सबको उसका डॉक दे दिया जाता है, सब लोग उसे यूज कर लेते हैं। उसी केस में ऐसा भी होता है, मतलब उसी तरह से इस केस में भी होता है। सर मैं ये बोल रहा था सर, कोई बंदा डिजाइन वो बोल देता है मेरे को ये फील्ड चाहिए एपीआई वाले को, ये फील्ड का डाटाबेस बनना चाहिए ना। हाँ बोलो, आगे बोलो। बोल दिया, नहीं बोल दिया, मैंने सारी बातें तो बता दी, समझा दी, अब क्या पूछना है वो पूछो, मेन बात पूछो। सर 1 मिनट रुक जाओ, परवेश को पूछने दो। हाँ सर, बात आ गया सर उसी में मेरा। ठीक है, समझ में आ गया ना, ये चलो। हाँ पूछो दीपक। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे एंड्रॉयड के लिए अलग एपीआई मतलब वो बनानी है, मतलब डेटा उसके लिए अलग चाहिए और इसके लिए अलग चाहिए, तो ऐसा हो सकता है कि एक ही किसके लिए? एपीआई में सबके वेबसाइट के अलग लिए अलग हो और ऐप के लिए अलग हो? हाँ सर। क्यों नहीं हो सकता है? वो आपकी इच्छा है, आपको अगर रखना है, आपको अगर ऐसा बनाना है कि जी करना है तो कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, बिल्कुल करो, उसमें क्या है, सारा चीज़ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। और बताओ भाई विवेक, कुलदीप, तुम्हें क्या समझना है? नहीं है सर, कुलदीप कुलदीप नहीं है। हाँ जी सर उसी नाम से एंड्रॉइड ऐप बनाता है, उसी नाम की कोई वेबसाइट बनाता है, मतलब टाटा वेब सर्विस में ही रखता है ना सर, दोनों बगल से काम कर लेता है, वेबसाइट में भी और एंड्रॉइड में भी, उसमें एक मिल जाता है। कुलदीप है ही नहीं, बताओ। अब फिर आएगा, फिर कहेगा फिर मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर हम्म। सर जैसे पेमेंट गेटवे हो गया, तो सर हम इसमें पोस्ट से रिक्वेस्ट करेंगे। होस्ट से रिक्वेस्ट करेंगे मतलब नहीं समझा मैं। सर जैसे पेमेंट गेटवे को हमें कोई रिक्वेस्ट करनी है, लेकिन सर हम उससे करते हैं ना वेबसाइट से। पेमेंट सर ये गेटवे की क्लाइंट वेबसाइट से करते हैं मतलब नहीं समझ में आया मुझे। सर ये क्लाइंट साइड में ही थोड़ी समझ में नहीं आ रहा है मेरे। 1 मिनट रुको। हाँ मन क्या कह रहे थे, क्या नहीं समझ में आ रही है बताइए, मैं सुन नहीं पाया था। सर जैसे कि सर हमारी कोई एपीआई है, ये हमने रेस्ट एपीआई बना ली, तो सर हम इसे सिर्फ पोस्ट से ही कर सकते हैं क्या? पोस्ट से रिक्वेस्ट करके डाटा को ले आए। एपीआई जो बनती है उसमें कई तरह की बनती है, जिसका अलग अलग पर्पज होता है। अगर हमारी ऐसी एपीआई है जिसका काम डेटा मतलब इंसर्ट कराना है, ठीक है, तो पोस्ट यूज करते हैं। जिसका काम होता है फेच करना, तो गेट यूज करते हैं। लेकिन अगर ऐसी एपीआई जो डेटा को अपडेट करना चाहती है तो पुट यूज करते हैं। डेटा डिलीट करना चाहती है तो डिलीट यूज करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग मतलब एपीआई का अलग अलग पर्पज होता है, अलग अलग टाइप के मेथड्स होते हैं। इतने टाइप के मेथड से रिक्वेस्ट जा सकती है। देखो गेट होता है, पुट होता है, पैक होता है, लॉक होता है, अलग अलग होते हैं, इतने सारे ऑप्शंस होते हैं रिक्वेस्ट। गेट भी होता है, पोस्ट भी होता है, पुट भी होता है, पैच भी होता है, डिलीट भी होता है, कॉपी भी होती है, अलग अलग टाइप के मेथड्स होते हैं। ज़्यादातर वैसे ये सब जो मेथड है बहुत हायर लेवल पे यूज़ होते होंगे, लेकिन गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट यही होते हैं। ठीक है,
ठीक है सर। और बताओ क्या, और क्या कह रहे थे, क्या नहीं आ रहा है? पोस्ट होगा मान लो, हो गया। और सर सर जैसे कि ना सर हमारे पास डाटा आ रहा है उससे, ठीक है, रेस्ट एपीआई से। रेस्ट एपीआई से डेटा आ रहा है। रेस्ट एपीआई हाँ से डेटा आ रहा है या क्लाइंट से डेटा आ रहा है एपीआई के पास? आप क्या हो? आप कंज्यूमर हो या आप डेटा बना रहे हो? सर, आप मतलब हम तो आप कंज्यूमर है ना। सेंडर हो या रिसीवर हो? आप सर्विस साइड की बात कर रहे हो, क्लाइंट साइड की बात कर रहे हो, वो भी बताओ। आप कहाँ पे हो? आप डेटा कहाँ से आ रहा सर है? सर जैसे क्लाइंट से ना रिक्वेस्ट गई, क्लाइंट से रिक्वेस्ट गई। और हाँ जी सर, हम्म, और तो सर वो जो एपीआई बनी हुई है उसने हमें सारा डाटा रिटर्न करके दे दिया जेएसएन की फॉर्म में। दे दिया। तो सर वो जैसे अगर हम किसी उससे करते हैं ना, वेब से, तो सर वो कैसे करेंगे फिर? ठीक है, वेब से ऐसे करेंगे, एपीआई पहले बना लो सारा, ठीक है, डेटा रिटर्न करा लो सारा, ठीक है। फिर उसके बाद उसको गेट करके यूज करना बता दूंगा मैं कैसे करते हैं। ठीक है, वो कैसे करते हाँ हैं? सर, बस यही यही पे कंफ्यूजन हो रहा है सर बस। नहीं, बहुत आसान सा चीज़ है। देखो, सिंपल सा मतलब है, सपोज करो ये वेब सर्विस आपने बना ली, ये लॉजिक लिख दिया और ये डेटा रिटर्न कर रहा है जेएसएन फॉर्म में, है ना? तो जो क्लाइंट साइड है, ठीक यानी है। कि जो जेएसपी है, या जो आपने मतलब क्लाइंट बना रखा है अपने साइड, जेएसपी हो, एंड्रॉयड हो, कुछ भी हो, वहाँ पे उस जेएसएन को पार्स करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, बस डेटा दिखा देना होगा। उसमें क्या है, बहुत आसान सा चीज़ है। हाँ हाँ सर, वो बस वो रिक्वेस्ट का हो रहा है कि वहाँ मतलब जहाँ से हमें डाटा चाहिए तो वहां से रिक्वेस्ट कैसे भेजेंगे वो वाली। अच्छा, जहाँ से डेटा सर ये चाहिए, डेटा डेटा आपको हाँ भेजना है या रिसीव करना है, वो बताओ आप। आपको किस टाइप का सर्विस कॉल करना रिसीव, है, गेट वाली, पोस्ट वाली? सर गेट वाली। गेट वाली कॉल करना है। अभी तो गेट वाली हाँ जब डेटा कॉल करेंगे, तो जो जहाँ पे हम, जैसे कोई पेज है, जैसे मान लो कोई एक इंडेक्स जेएसपी पेज है ना, उस इंडेक्स जेएसपी ठीक पेज है। पे हमें बहुत सारा प्रोडक्ट दिखाना है, प्रोडक्ट शो कराना है ना? और वो प्रोडक्ट शो सर कराने के लिए मैं सर्वर से एक सर्विस कॉल करना चाहता हूँ, राइट? यही तो आपकी रिक्वायरमेंट है। हाँ सर, तो यही वाली बस सर। हम क्या करेंगे, अपने फॉर्म के यूआरएल में, पहले क्या होता था कि जी, फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर जब सबमिट मारा या कुछ करा, तब वो रिक्वेस्ट एक पेज पे जाती थी और फिर वो काम होता था, भेजते थे ना? हाँ। तो अब आपको क्या यस करना सर। है, बस वो यूआरएल ही वही अपने पेज में इंटीग्रेट कर लेना है वो। ठीक है, जो आपका फॉर्म होगा ना, उसमें एक फॉर्म का एक्शन बना देंगे, यूआरएल वो क्या करेगा, हिट करेगा, इसी यूआरएल को हिट करेगा वहां पे। तो वो अच्छा, बताऊंगा, वो अभी तो ये पूरा या सर्विस। यूआरएल? हाँ हाँ, क्या कह रहे हो? यूआरएल? मैं कह रहा हूँ सर वो पूरा मतलब कंप्लीट यूआरएल हाँ उसमें हाँ एक्शन में देना पड़ेगा हमें। हाँ, बस 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 बस। और वो अपने हाँ आप सर वहां से बस। डेटा ले आएगा जेएसएन में, और जो डेटा ले आएगा उस जेएसएन को पार्स करना पड़ेगा, फिर वो डब्बे में डालना पड़ेगा, तो दिख जाएगा डेटा। हाँ ठीक। बना लेते ठीक है हैं सर, बस सर सर्विस। यहीं पे हो रहा पहले तो है confusion। सर्विस रेडी तो कर लें हम। दोनों दोनों अलग अलग साइड हो गए ना। वो तो वो तो क्लाइंट साइड हो गया, हाँ जो यूज करेगा। पहले बनाने वाला चीज देख लें, पहले हम ये सब सोच सोच के बना लें अपनी सर्विस, फिर यूज कर लेंगे उसको। हाँ सर। सर ये तो हमने सर परवेजर मैंने कर लिया था सर सारा, क्या? ये वाला, क्या? ये पूरा का पूरा कर ही कर लिया था सर हमने दोनों ने इसको। मेरा डिलीट नहीं चल रहा है सर। क्या सर्विस आपने बना के उसको यूज कर लिया है? हाँ सर। नहीं सर, बस मतलब कर्ड ऑपरेशन कर लिया था सर ऐसे। इंसर्ट अपडेट डिलीट करना, ये कह रहे हो? हाँ हाँ सर, हाँ तो ये ठीक है, वाला अच्छी तो कर बात है, लिया कर लिया, था और हमने। लोग को भी बता दें। हाँ और लोग बस को सर यहीं समझा पे दें। कंफ्यूजन हो रहा था कि वहाँ मतलब जैसे उस पे चाहिए ना जेएसपी पे डाटा, तो वहाँ पे कैसा आएगा फिर वो। आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक 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 है सर। यहाँ तक का कोई क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, वो पूछो, फिर मैं आगे बताऊं। हाँ आगे बहुत कुछ समझाना है ना आपको। बस आपने कर लिया, बहुत अच्छा किया, जो बहुत अच्छी बात है। और बताइए, और किसी का कोई हाँ क्वेश्चन, सर, कोई क्वेरी? और बस सर यही था और तो हो गया था।
ठीक है। सर जो ये हम बना रहे हैं हाँ वो विवेक। इसी के लिए बना रहे हैं, जो उधर से रिक्वेस्ट आएगा उसके लिए डिजाइन कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, ये उधर से जो रिक्वेस्ट आएगा उसी के लिए डिजाइन कर रहे हैं हम ये सारा चीज। जैसे कि सर्वलेट में तो वो रहता था, इम्प्लिसिट रहता था सर, वो उसका ऑब्जेक्ट दे देता था रिक्वेस्ट का, वो हमको यहाँ पर बनाना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको समझिए, करिए, ठीक है। उसके बाद इनको यूज कैसे कैसे करना है वो आपको जब यूज करोगे तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आगे भी अपने आप समझ में आ जाती हैं। बस करंट टॉपिक पे ध्यान देते हुए इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, ये कहाँ से डेटा जा रहा है, कहाँ आ रहा है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब जैसे ये सर्विस जब बनी है, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, वो चीज़ अगर क्लियर है तो आगे वो भी आ जाएगा आपका, ठीक है। और बताइए अमित, कोई क्वेश्चन? सुमित तुम भी पूछ लिया करो, कुछ आ रहा है समझ में सब? चलो बढ़िया। तो तो ठीक है, बढ़िया, परफेक्ट है। अब आपको क्या करना है, सर्विस आपने बना दी, डेटा आपका डेटाबेस में स्टोर हो गया। अभी मुझे मतलब यहाँ पे क्या लॉजिक लिखना है, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ मैं एंड्रॉयड ऐप के लिए ये चीज़ बना रहा हूँ या वेबसाइट के लिए भी बना रहा हूँ, तो उसमें रजिस्टर होते ही ये मेल ओटीपी पे जाता है, ओटीपी मेल पे जाता है, सॉरी, वो कैसे जाएगा, वो सारा चीज़ कैसे होगा, वो सब हम कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो रिक्वेस्ट के से आने वाला नेम है, जो ईमेल है और पासवर्ड है, इसको मैं वन बाय वन गेट कर रहा हूँ, और वन बाय वन गेट करने के बाद इसको मैं बीन में सेव कर रहा हूँ, है ना। तो कुछ ऐसा तरीका हो जी जो फॉर्म से आने वाला, रिक्वेस्ट से आने वाला सारा डेटा गेट करे और बीन में ऑटोमेटिक सेट कर दे, वो आसान है। ये पार्सिंग वार्सिंग करने की ज़रूरत ना पड़े, पार्सर यूज करा और ये सारा करा, ये करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसके लिए देखिए हमें बहुत सारी लाइब्रेरी हैं, उसमें से एक लाइब्रेरी जैक्सन लाइब्रेरी है, जैक्सन एपीआई है। जैक्सन में आपको ये कोड करना पड़ेगा, ये जैक्सन का लाइब्रेरी आपको डालना पड़ेगा, जैक्सन की लाइब्रेरी आपको अपने वेब प्रोजेक्ट में डालना पड़ेगा। और उसमें एक मेथड, एक क्लास होती है जिसका नाम होता है ऑब्जेक्ट मैपर, ठीक है ना, और ये सारा काम कर देने वाला है आपका। तो मुझे लग रहा है जीएसॉन, अच्छा, और एक वेबसाइट भी है, इसका यूज मैं आगे आपको बताऊंगा, जेसन टू पोजो, ठीक है, ऑनलाइन, जेसन टू पोजो ऑनलाइन, ठीक है। इसका यूज आपको आगे पता चलेगा, जेसन टू पोजो क्या है। अच्छा यहाँ पे देखो जीसॉन भी है ना, जीसॉन, हाँ है तो जीसॉन, अगर ये जीसॉन यहाँ पे है तो इसका मतलब ये हो गया कि जेसॉन में भी ये चीज़ हो सकती है, जैसे जैक्सन में होती है जेसॉन में भी हो सकती है, ठीक है। मतलब जेसॉन के थ्रू आप ऑटोमेटिकली डेटा जो एक एक करके पार्स करके ले आ रहे हो ना। देखो ऑब्जेक्ट मैपर क्लास यहाँ पे है या नहीं है, ऑब्जेक्ट मैपर, या मैं अलग से आपको देख के बता दूंगा, ऑब्जेक्ट मैपर, चलो फिलहाल यहाँ पे नहीं मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा इस यहाँ पे, वो मैं सर्च करके आपको बताऊंगा। अभी मैं जैक्सन का डिपेंडेंसी ऐड करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैवन जैक्सन, और ये क्या मैंने बताया आपको, जेसन टू पोजो, ये मैंने वो चीज़ बताई कि कोई भी बीन क्लास है उसको जेसन में कन्वर्ट करना है और जेसन को बीन में कन्वर्ट करना है, तो बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। आगे पढ़ा, अब आगे पता चलेगा आपको इसका फ़ायदा। तो जैक्सन, सर हमको मैनुअली करना पड़ेगा? अरे आप चिंता ना करो, क्या करना पड़ेगा वो तो छोड़ दो, जैक्सन मैवन डिपेंडेंसी, अभी जो बता रहे हैं उस पर फोकस करिए। वो साइट का मैंने कहा ना आगे यूज आपको बताने वाला हूँ, तो मैं जैक्सन मैवन डिपेंडेंसी यूज करने जा रहा हूँ। तो इसका जो टू वाला रिलीज है,
2.2 यही यूज कर लेता हूँ, जैक्सन कोर। तो मैं इस pom.xml में जैसे JSON डाला है ऐसे ही जैक्सन भी डाल देते हैं। ठीक है, जैक्सन की लाइब्रेरी आ गई। ओके, बिल्डिंग हो रहा है प्रोसेस। ठीक है, बिल्ड हो गया। अब आपके पास जो ऑब्जेक्ट मैपर क्लास है उसका यूज यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला चीज़ तो हमें ये सारा काम नहीं करना होगा जो हम अभी यहाँ पे हम कर रहे हैं, यानी कि ये सारा कोड, इतना बड़ा कोड जो हमने लिखा हुआ है, ये इतना बड़ा कोड, भयंकर कोड, इसको कमेंट कर देने वाले हैं। सारा रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, कमेंट कर देते हैं। ये SOP भी हटा देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब, और पड़े रहने देते हैं, कोड कभी न कभी काम ही आएगा। ऑब्जेक्ट मैपर क्लास होती है जैक्सन लाइब्रेरी में, और यहाँ से इंपोर्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आना चाहिए। ऑब्जेक्ट मैपर, एक मिनट, इसका पैकेज में देख लूँ ये क्या है। ओह, ये जो जैक्सन है ना, ये जैक्सन दूसरा है, org डॉट समथिंग। ये जो जैक्सन है, ये जैक्सन लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट मैपर का। तो जैक्सन लाइब्रेरी ये ऐसे करके हम डालेंगे। मतलब हर जगह ऐसी कोई क्लास होती होगी हर API में, तो मुझे इसके बारे में भी पता है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको। जैक्सन कोर है ये बेसिकली। मैं लिखूँगा जैक्सन, ठीक है, org डॉक, मैं जैक्सन डिपेंडेंसी अलग से सर्च कर रहा हूँ मैं। ये डेटा मैपर ऑब्जेक्ट अपाचे, बिल्कुल यही वाला है वो। तो ये डिपेंडेंसी देखो कहाँ से ऐड होगा भाई, दिख रहा है आपको कहीं? इस पर क्लिक करूँगा, ले जाना चाहिए। हाँ, ले गया भाई। डेटा मैपर 1.9 वाला लेटेस्ट है, कॉपी कर लूँगा। और चूँकि मैंने ये पहले लाइब्रेरी डाउनलोड करके बनाया हुआ है, तो इसलिए अभी मैं मैवन से कर रहा हूँ। तो ये नहीं चाहिए जो ये अभी चल रहा है, इसको हटा दीजिए। इसके जगह पे ये चाहिए, org डॉट कोडस। ठीक है ना, और बस। ठीक है, ये लाइब्रेरी अभी डाउनलोड हो जाएगा, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट मैपर क्लास का हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। देखिए ऑब्जेक्ट मैपर, देखिए ऑब्जेक्ट मैपर दिखने लगा ना यहाँ पे। ऑब्जेक्ट मैपर क्लास यहाँ पे आ गया। ऑब्जेक्ट मैपर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे जी। ऑब्जेक्ट मैपर का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ऑब्जेक्ट मैपर का एक मेथड होता है जिसका नाम होता है जी रीड वैल्यू। तो रीड वैल्यू मेथड चलाएंगे जी। रीड वैल्यू मेथड में जो यूज़र से आने वाला डेटा है वो दे दीजिए, यानी कि यूज़र डेटा ये यहाँ पे पास कर दीजिए रीड वैल्यू के अंदर। रीड वैल्यू READVALUE, ठीक है। रीड वैल्यू में सबसे पहले सोर्स हम दे देंगे। सोर्स का मतलब कहाँ से डेटा आ रहा है, तो सोर्स हो गया हमारा यूज़र डेटा, और वो जो बीन क्लास है उसका ऑब्जेक्ट दे देना है, दैट्स इट।
यानी कि ये यूज़र बीन डॉट क्लास, बस ख़त्म कहानी, है ना। अब देखो कितना ज़बरदस्त चीज़ है, ये अपने आप यूज़र से आने वाला सारा डेटा गेट करेगा और बीन में ले आके सेट कर देगा, ठीक है। और वो बीन का ऑब्जेक्ट भी बना देगा और बीन का ऑब्जेक्ट बना देगा, बस आपको क्या करना है जी, इसको उसी बीन में ही होल्ड कर लेना है, उसको डायरेक्ट उसी बीन में ही होल्ड कर लेना है। आपको ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये लाइन ही देख के मैंने इसको लिख दिया है, ये टाइप कास्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है शायद। इसको डायरेक्टली यूज़र बीन में आप होल्ड करके रख लो। मैं बार बार सेव कर देता हूँ ना, इसलिए सर्वर वाला ऑप्शन आ जाता है यूज़र बीन। तो डेटा गेट हुआ और बीन में जाके सेट हो गया, ये 2 लाइन का कोड लिखने से, ठीक है। और उसके बाद यूज़र डाओ यहाँ से चला दीजिए, दैट्स इट। हाँ, ये लॉजिक अगर आपको लिखना है कि अगर डेटा नल नहीं है तब ये काम हो, नहीं तो ना हो, तो वो आप मतलब लिख सकते थे, आप फ्री हो। मतलब कहने का ये है कि जैसे यहाँ पे कोड लिखा हुआ था, पार्सर के थ्रू वो चेक करेगा डेटा नल तो नहीं ना आ रहा है, यूज़र से डेटा नल तो नहीं ना आ रहा है, ब्लैंक तो नहीं ना आ रहा है। अगर ब्लैंक नहीं आ रहा है तो ये काम हो जाए, वो सब आप लिख सकते थे। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे ये जो डाओ है, यूज़र डाओ, ये कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। क्या है यार, कॉपी क्यों नहीं, कमेंटेड है इसलिए नहीं कॉपी हो रहा है क्या? कीबोर्ड से कीजिए सर। हो गया कीबोर्ड से ही कर रहा हूँ मैं। फिर यहाँ से यूज़र बीन जो है ना, वो उठा के पूरा यहाँ पे डाल दूंगा और इससे स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगी। स्ट्रिंग str की वैल्यू ऊपर नल दे दिया हमने, ठीक है बस। अच्छा है रीड वैल्यू जो है ना, ये चूंकि एक्सेप्शन थ्रो करता है तो वी मस्ट हैव टू कीप इट इनटू द ट्राई ब्लॉक और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। मैं थ्रोज डिक्लेयर कर देता हूँ, ख़त्म कहानी, नहीं लिखना चाहता हूँ ट्राई कैच, थ्रोज कर दिया मैंने। देखो क्लियर है ये क्या हुआ। चलिए ज़रा देखते हैं जी, डेटा इंसर्ट हो रहा है नहीं, इंसर्ट हो गया डेटा, तो यानी कि सारी कहानी सही है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रंकेट कर देते हैं टेबल, ठीक है। नीचे जो हमने ये किया है, ट्रंकेट टेबल का नाम, मतलब डेटा हटा देते हैं यहाँ से सारा, USER यूज़र, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसे हिट करेंगे जी, डेटा क्लियर हो गया। अब आप देख सकते, ओहो सॉरी, सेम ही कॉलन लगेगा यहाँ। अब डेटा क्लियर हो जाएगा और सेलेक्ट क्वेरी चला के डेटा देखेंगे, ब्लैंक है, नथिंग है, कोई डेटा नहीं है। सर्विस हमारा रेडी है, इसको हमने सेव कर दिया है, रीडिप्लॉय हो गया होगा। 1 मिनट देखते हैं जी, यहाँ पे कुछ एरर है, इसको बंद कर देते हैं, दोबारा यहाँ से रन कर देते हैं, सर्वर फिनिश। और यहाँ से अब रिक्वेस्ट भेजते हैं जी। अब यहाँ पे रॉ में देखते हैं कि क्या आउटपुट आया। रॉ में यहाँ पे इंटरनल एरर आ गया, कुछ इंटरनल एरर है कुछ। 1 मिनट, प्रीटी रॉ बॉडी, ये क्या आ रहा है, ग्लासफिश सर्वर कंटेनर end of file no content to map to the object due to the end of input, no content mapped, मतलब सर्वर में कुछ एक्सेप्शन आ गई, प्रॉब्लम आ गया। no content mapped for this जर्सी यूजर। ओह सॉरी, ये पता है किस लिए एक्सेप्शन आ रही होगी, ये मैं लॉगिन वाला हटा देता हूँ। नो कंटेंट मैप्ड क्यों आ रहा है, वैसे इससे लॉगिन को तो रिक्वेस्ट गई नहीं है अभी फ़िलहाल। नो कंटेंट मैप्ड, ठीक है कोई बात नहीं। str इक्वल टू, यहाँ पे हेलो दे देता हूँ, मेथड का नाम भी मैंने सही दे दिया है,
बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। नो कंटेंट मैप्ड क्यों आ रहा है? ऑब्जेक्ट मैपर के केस में आ रहा है बेसिकली। ठीक है, इससे तो एरर नहीं आनी चाहिए, ऑब्जेक्ट मैपर के केस में आ रहा है बेसिकली ये। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, ज़रा मैं ये चेक करता हूँ कि जी मेरी बीन क्लास जो बनाई गई होगी इसकी, क्या बीन में भी कोई एनोटेशन यूज करना होगा? टू जेसन ये बीन थी, डाउ फेच इंसर्ट। एक मिनट जरा मैं देखता हूँ भाई, मैंने कोई बीन इसके लिए बना रखा था ऑब्जेक्ट मैप पर, ये बोला नहीं है बेसिकली, मुझे लग रहा है ये वो नहीं है, यहीं से मैंने निकाला था। स्टेटस ओके ओके ओके, सॉरी, मुझे लग रहा है कि ये जो मेरे केस में यहाँ पे क्लास है ये यहीं पे बनाया गया है, जिसका नाम है ये पब्लिक क्लास बनाया गया है जिसका नाम है आइटम एंट्री, यहीं पे ना आइटम एंट्री। तो आइटम एंट्री अगर ये यहीं पे बनाया गया है, मीडिया टाइप एप्लीकेशन, ओके। और मेरे केस में जो मेरा बीन है यूजर डाउ, लेट मी चेक माय बीन। सो यूजर बीन में ये कोड लिखा हुआ है। ओहो, कहीं ना कहीं ये कोड तो दिक्कत नहीं कर रहा है। अच्छा, ये डेटा, ओके ओके, यूज़र बीन का कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर में डेटा जा रहा है, मैंने कंस्ट्रक्टर में शायद डेटा भेजा ही नहीं है, तो इसलिए दिक्कत आ रही है, कंटेंट नहीं है ना वहाँ पे। तो बेसिकली जब रीड वैल्यू करके मैंने यूज़र बीन का ऑब्जेक्ट बना लिया, तो इसके कंस्ट्रक्टर में डेटा भेजना था मुझे। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ से ये कंस्ट्रक्टर हटा ही देता हूँ, इसका ज़रूरत ही नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत ही नहीं है, मैं कंस्ट्रक्टर हटा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, है ना। तो सेटर गेटर मेथड तो चलेगा ही चलेगा, और डेटा ले जाके सेट कर देगा, और जब मैंने गेट किया होगा बीन में तो सेट ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली डेटा। तो जहाँ पे मैंने इसको गेट किया होगा, जैसे मैंने यूज़र बीन का ऑब्जेक्ट जो है यूज़र डाउ में भेज दिया है, और फिर यहाँ से मैंने उसके गेटर के थ्रू डेटा गेट किया है, तो अब मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ इसको, कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट ही कमेंट कर दिया मैंने। ठीक है, लेट मी रन दिस अगेन। अभी भी कह रहा है कि ये इंड ऑफ फाइल नो कंटेंट टू मैप द ऑब्जेक्ट वैल्यू ड्यू टू द इनपुट। ऐसा क्यों भाई? इनपुट क्या हमारे की का नाम वही है जो हम वहाँ से भेज रहे हैं, हमारे फील्ड का भी नाम वही है, बस ये था कि इस केस में मैंने इसी क्लास के नीचे यहाँ पे बना लिया था आइटम एंट्री, और ये पब्लिक बना था, प्राइवेट है तो पब्लिक सेग्रीगेटर है उसके लिए। आइटम एंट्री, इनकमिंग डेटा, ऑब्जेक्ट मैपर डॉट रीड वैल्यूज, ओके। ओके, और मीडिया टाइप जो है मैंने ये लगा रखा है। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ, क्या पता मेरा मीडिया टाइप यहाँ पे ये दिक्कत कर रहा हो। कंज्यूम यही है, प्रोड्यूस यही है, अब लिखा है मीडिया टाइप कंज्यूम्स, इसको कमेंट कर देता हूँ मैं यहाँ से, है ना। URL इनकोड मीडिया टाइप समथिंग, मुझे तो नहीं लग रहा है इसका कोई दिक्कत है, आप लोगों को कोई इशू लग रहा है? ऑब्जेक्ट मैपर भी परफेक्ट है। ठीक है, दोबारा रिक्वेस्ट हिट करते हैं, यहाँ बॉडी रॉ इनपुट, ओहो सॉरी 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 यार, मीडिया टाइप ये भी तो हो सकता है, मैंने यहाँ फॉर्म डेटा सेलेक्ट कर लिया था, यहाँ पे रॉ इनपुट लेना था मुझे। ओके,
यार यही समस्या थी और कोई समस्या नहीं थी, है ना। देखो डेटा इंसर्ट भी हो गया, ये समस्या ये नहीं थी जो मैं यहाँ सोच रहा था। ये मीडिया टाइप यहाँ सही था, ये सब कुछ सही था, ठीक है। समस्या ये थी कि जो मैं यहाँ से जो इनपुट भेज रहा था वो तो गलत तरीके से भेज रहा था। अभी डेटा मेरा आ चुका होगा, मैं इसको दोबारा यहाँ से, देखिए डेटा आ गया था, मैं यहाँ से इसको ट्रंकेट कर देता हूँ और मैं दोबारा इंसर्ट करके आपको दिखाता हूँ। मैंने ट्रंकेट कर दिया डेटा, तो और दोबारा डेटा यहाँ से सेंड करूँगा। मतलब डेटा मैं बॉडी जो भेज रहा था वो गलत भेज रहा था, वो मैंने सेलेक्ट गलत किया था, वो मीडिया टाइप गलत सेलेक्ट किया था। ये रॉन्ग इनपुट, ये रॉन्ग इनपुट जा रहा है यहाँ से, ठीक है ना। किस फॉर्म में, जेएसएन फॉर्म में जा रहा है। और यहाँ से देखिए इसने अब सक्सेस रिटर्न करके दे दिया। और बाकी देखते हैं डेटा आया नहीं आया। बिल्कुल डेटा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, म्यूट कर लो भाई, किसी ने म्यूट नहीं किया है। ये देखिए सूर्या, पासवर्ड, ईमेल, स्टेटस वगैरह भी नल है, ओटीपी तक यहाँ से डेटा आ चुका है ना। तो मतलब ये जो इतना बड़ा काम हमें यहाँ करना पड़ रहा था, वो काम हमें नहीं करना पड़ेगा, है कि नहीं। वो काम हमें नहीं करना पड़ेगा। आप कहिए तो मैं कहें तो मैं इसे हटा दूं, जरूरत नहीं है। बोलिए भाई, क्लियर है या कोई समस्या है। तो ये जो ऑब्जेक्ट मैपर क्लास है जो कि जैक्सन के अंदर है, वो उसका जो रीड वैल्यू मेथड है, इसमें हम बीन का नाम दे देंगे, यूज़र से आने वाला डेटा दे देंगे। वो बीन का ऑब्जेक्ट भी बना लेगा और यूज़र से आने वाला सारा डेटा वो कैसे सेट कर लेगा, जो उसके लॉजिकल नेम होंगे उस नेम से उसको चेक करेगा, उसी नेम के उसी फील्ड में सेटर में उठा के डाल देगा, बस। क्लियर। तो मुझे इसको बचा के रखने की ज़रूरत है नहीं। लेट मी रिमूव दिस। क्या ज़रूरत है, बहुत आसान हो जाएगा। इफ़ ये जो str है, इफ़ नल नॉट इक्वल str, ठीक है ना। अगर जो है ये str के नॉट इक्वल है, देन उस केस में ये काम करे। अब ये येलो क्यों आ गया भाई। ये कह रहा है क्विक फिक्स दिस वेरिएबल, ऐड सप्रेस वार्निंग। ये सप्रेस वार्निंग इसलिए आया क्योंकि ऑब्जेक्ट मैपर को हम जेनरिक भी बना सकते हैं। मुझे लग रहा है ये क्या पता जेनरिक ही ले रहा हो। तो ऑब्जेक्ट मैपर जी मैंने यहाँ बना दिया यूज़र बीन टाइप का, सॉरी यूज़र बीन। क्या हुआ भाई, कंट्रोल स्पेस क्यों नहीं हो रहा है। यूज़र बीन ऑब्जेक्ट मैपर को जेनरिक बना सकते हैं, या तो ये अलाउ नहीं करता होगा। लेट मी मेक दिस। नहीं भाई, ये कलेक्शन कोई नहीं है कि जिस तरह से जेनरिक बना सकते हैं, ये अलाउड नहीं कर रहा है। ओके, तो जो हमने ये कोड लिखा है इसमें ये सप्रेस वार्निंग क्यों दे रहा है, डेड कोड। सर ये कह रहा है कि ये कोड ही डेड है, डेड कोड है। 3 क्विक फिक्स हैं, सप्रेस वार्निंग लगा दीजिए और कॉन्फ़िगरेशन सिक्योरिटी रिलेटेड है। str शुरू में str की वैल्यू नल ही डाली हुई है ना हमने, ये भी तो बात है। शुरू में स्ट्रिंग की वैल्यू नल भी डाली हुई थी और मैं ये ऐसा काम कर रहा था। सॉरी, ये मैंने लिखना था नल नॉट इक्वल टू। कभी कभी थोड़ा मतलब अपना भी दिमाग नहीं काम करता है, इसलिए वो सही बता रहा है। वो येलो जो आता है ना, वो मतलब सही चीज़ आता है। मैं str को ही नल चेक कर रहा हूँ और वो ऊपर से नल ही है, तो कह रहा है डेड कोड है, बिल्कुल एकदम ख़त्म है। ये तो ख़त्म ही होने वाला था। ठीक है, सही बात कह रहा था वो। मतलब जो यूज़र से आने वाला डेटा है अगर नल नहीं होगा, समझ रहे हो, अगर नल नहीं होगा, नॉट इक्वल टू नल, नल नहीं है मतलब डेटा है, तो डेटा है तो उस केस में ये सारा कोड चल जाएगा।
ठीक। हाँ सर, ये तो वैलिडेशन क्लाइंट साइड ही हो जाता है ना भाई डाटा। हम जो है ना, हमारा मेरा स्पेशली एक सिद्धांत है, जब मैं अपना बाइक या अपना गाड़ी निकाल के चलाने जाता हूँ सड़क पे, तो ये मैं मान के चलता हूँ कि सामने वाला मुझे ठोक देगा, ठीक है ना, सामने वाला मुझे मारने वाला है, सामने वाला लाके भिड़ा ही देगा, ठीक है। तो मैं खुद ही, जैसे मान लो कोई तिराहा आता है, चौराहा आता है, गोल चक्कर आता है, तो मैं खुद ही जो है अपने आप को बहुत स्लो करके अपने आप धीरे धीरे निकालता हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि ये सामने वाला, अब एक्सीडेंट क्यों होता है, जैसे दो लोग हैं गोल चक्कर पार कर रहे हैं, उसको लग रहा है कि वो रुक जाएगा, उसको लग रहा है वो रुक जाएगा, अब क्या पता चला बीच में कांड हो गया। समझ में आई बात? तो जो क्लाइंट साइड हो जाएगा वो तो करे, उसका जो मर्ज मतलब है, करे ना करे वो वाला बात की बात है। मैं ऐसा कोड क्यों लिखी जिसमें कोई दिक्कत हो, मैं तो एक डेवलपर हूँ, तो मैं सब कुछ अपने हिसाब से, और पहले आप के चक्कर में ट्रेन ही निकल जाएगी, ठीक है सर। समझ गए ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हैं हैं नहीं समझ में आए? हाँ सर। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये डेटा इंसर्ट हो गया ऑब्जेक्ट मैपर के थ्रू, बड़ा छोटा छोटा सा कोड हो गया। अब हमें क्या करना है, डेटा इंसर्ट करते टाइम पे ही एक मतलब मेल पे ओटीपी जाना चाहिए, वो कोड इसके अंदर डालना है। तो वो कोड मैं पहले भी आपको कराया हूँ, मुझे कोड वो आप चाहें तो लिख सकते हैं इसी के अंदर, और ओटीपी भेज सकते हैं, एंड देन उस पर्टिकुलर यूज़र से लॉगिन कराना है। तो लॉगिन कैसे कराना है वो भी कोड मैंने आपको बताया हुआ है, उसका भी लॉजिक आप यहाँ लिख सकते हैं। तो मैं आपसे कल ये पूछ सकता हूँ ना, इतना तो हक है कि भाई आप डेटा इंसर्ट कर दीजिए, रजिस्टर करा दीजिए, लॉगिन करा दीजिए, ठीक है ना, रजिस्टर करा दीजिए, लॉगिन करा दीजिए, मेल आईडी मेल पे चला जाए, मेल मेल मतलब कई एपीआई बन जाएंगी। एक एपीआई रजिस्टर के लिए हो गया, एक एपीआई लॉगिन के लिए हो गया, फिर एक चेंज पासवर्ड के लिए, एक फॉरगेट पासवर्ड के लिए, फिर एक वही ओटीपी वैलिडेट करने के लिए, वैलिडेट ओटीपी। भाई जैसे सपोज करो मैंने रजिस्टर किया, और रजिस्टर करते ही ओटीपी मेल पे गया, अब जो ओटीपी मेल पे गया वो अगर वेरीफाई हो जाता है, सक्सेसफुली वेरिफिकेशन हो जाता है, तो वेरीफाई ओटीपी का एक यहाँ पे हो, तो यूज़र की सारी सर्विसेज वो यहाँ पे आप बना के रख लीजिए। अगर ये कल तक आप मुझे दिखा देते हो, तो फिर कल मैं आपको डेटा लेके जाना, यहाँ से जेएसएन के फॉर्म में डेटा ले जाना वो सिखाऊंगा। और यहाँ से अभी मैंने स्ट्रिंग रिटर्न कराया, हम यहाँ से जेएसएन भी रिटर्न करा सकते हैं। तो कुछ नहीं, यही रिस्पॉन्स को जेएसएन ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे और इसको रिटर्न करा देंगे। और जो रिटर्न टाइप हमने स्ट्रिंग ले रखा है वो जेएसएन हम ले लेंगे। यहाँ से जेएसएन ऑब्जेक्ट क्या रिटर्न कराना है, जेएसएन ऑब्जेक्ट रिटर्न कराना है या जेएसएन एरे रिटर्न कराना है, वो करा सकते हैं। ये हो सकता है क्या नाम है, अमित ने, अमन, ये हो सकता है। भाई म्यूट किसने नहीं किया है ये बताओ, म्यूट तो कर दो जल्दी से, अनम्यूट कर लिए अभी अमित, अमन, हो जाएगा ये? हाँ सर वो ओटीपी वाला सर, ओटीपी वाला तो नहीं किया सर अभी तक। हाँ सर सर ओटीपी वाला सिर्फ कर दीजिए एक सर, सर रजिस्टर वो सर सर्विस कैसे लें उसकी ओटीपी की? ओटीपी की सर्विस, हाँ सर, सर्विस नहीं यूजर लेना है जो ना हमें, तो ओटीपी ओटीपी ऐसे ही बनाना है। वो ओटीपी नहीं कि जी कोई सर्विस लेके करना है, हम खुद का एक नंबर जनरेट करा देंगे ओटीपी में, और क्या, एक नंबर जनरेट करा देंगे यार। ये जो नंबर हमने रैंडम नंबर से जनरेट करा है, बस वही नंबर को मेल पे भेज देना है, और क्या, वही रैंडम ओटीपी नंबर हो जाएगा हमारा। और उसको यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि जब तक वो ओटीपी वेरीफाई ना हो। देखो हमें लॉजिक क्या लिखना है, मैं बताता हूँ लॉजिक क्या लिखना है। लॉजिक ये लिखना है कि जैसे बंदा लॉगिन हुआ है ना, मतलब रजिस्टर हुआ, सॉरी, रजिस्टर होते ही ओटीपी मान लो यहाँ 33 आ गई, ये आ गई ओटीपी 33 जो डेटाबेस में मैंने स्टोर करा दी। सबसे पहला काम आपका ये होगा कि मैन्युअली ये ओटीपी आपको भेज देना है, मेल एपीआई का यूज करके आपको इसको मेल आईडी पे भेज देना है, दैट्स इट। चूंकि मैं अभी वो सर्विस लेने का काम तो कर नहीं रहा हूँ कि जी ओटीपी की सर्विस खरीदूं, ये खरीदूं, मैं ऐसे ही काम कराना चाहता हूँ। फोन पे ओटीपी नहीं, मेल पे ओटीपी भेजना है, और मेलिंग एपीआई से मेल पे ओटीपी हम भेज सकते हैं। रही बात स्टेटस की, तो जब हमने रजिस्ट्रेशन करा है यूजर डाओ में,
रजिस्ट्रेशन टाइम पे यहाँ पे हम इस यूज़र का जो स्टेटस है वो इनएक्टिव भेज दें, उसको इनएक्टिव करा दें। रही बात ओटीपी की, ओटीपी को ग्लोबली यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जी, एक क्लास लेवल पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जी, इंट ओटीपी इज इक्वल टू, थोड़ा सा बड़ा नंबर हो जाए उस केस में सर वो नेक्स्ट मेथड है। नेक्स्ट लॉन्ग करके और यहाँ पे लॉन्ग टाइप का ओटीपी ले लेते हैं, लॉन्ग ओटीपी नेक्स्ट लॉन्ग। क्या कह रहा है जी, कह रहा है द मेथड नेक्स्ट लॉन्ग इज नॉट एप्लीकेबल द आर्गुमेंट ऐसे। अच्छा, ये आर्गुमेंट पे एप्लीकेबल नहीं है तो क्या कैसे करता होगा वो काम आखिर? ओनली नेक्स्ट लॉन्ग लिख दें? चलो एक काम कर देते हैं, नेक्स्ट इंट से भी तो हो ही जा रहा था काम, तो नेक्स्ट इंट ही लिख देते हैं। यहाँ पे इतना बड़ा नंबर दे देते हैं और यहाँ से इसे इंट में ही होल्ड कर लेते हैं, ठीक है, इंट ओटीपी। और यहाँ पे 5वें पोजीशन पे ओटीपी भेज देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जी ये वेरिएबल कह रहा है कि ये वेरिएबल है लोकल, ओटीपी कैन नॉट बी रिजॉल्व टू वेरिएबल। ओटीपी वेरिएबल ये यहाँ पे कैन नॉट बी रिजॉल्व क्यों आ रहा है? ओपीटी लिख दिया यार मैंने, ओटीपी लिखना चाहिए, ये भी तो दिक्कत है। सिंपल सी बातें होती हैं जो मैं मिस्टेक कर देता हूँ कई बारी। तो ओटीपी वेरिएबल यहाँ भेज दिया, तो अब यहाँ पे ओटीपी वेरिएबल हो गया, यहाँ से ओटीपी चला जाएगा और स्टेटस का इनएक्टिव हो जाएगा। पहले मैं इतना चला के आपको दिखाता हूँ, यहाँ से इसको टर्मिनेट, मतलब यहाँ से मैं ट्रंकेट करता हूँ, सॉरी यूज़र्स को ट्रंकेट कर देता हूँ, यहाँ पे ट्रंकेट कर दिया, ठीक है, ट्रंकेट कर दिया तो, और मैंने सेव कर दिया था तो ये रीलोड हो गया होगा, और जैसे सेंड बटन पे क्लिक मारूंगा तो ये क्या हो गया जी, सक्सेस हो गया, और हमारा इस पर्टिकुलर यूज़र का जो डेटा है वो आ गया होगा और स्टेटस इनएक्टिव हो चुका होगा। तो ओटीपी आ गया 199 और स्टेटस इनएक्टिव हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब अगला काम क्या करना है? अगला काम यही करना है, रजिस्ट्रेशन टाइम पे ही जो ओटीपी आप यहाँ मेल में डाल रहे थे, ठीक है, मेल में डाल रहे थे, सॉरी यहाँ इंसर्ट आप कर रहे थे, वही जब आप यहाँ पे स्टेटस कोड सक्सेस आपको मिल जाए, यानी कि डेटा डेटाबेस में सक्सेसफुली स्टोर हो जाए, तो यहीं से आपको सेंड मेल का एक कोई डाओ बना लीजिए, कोई बिजनेस लॉजिक कहीं लिख लीजिए, जिसमें मेल भेजिए, साथ में यही सेम ओटीपी आप भेज दीजिएगा, ओटीपी यही भेज दीजिएगा जो ऊपर आया है। तो सेम ओटीपी ये चला जाएगा उस मेल के साथ, मेल के सब्जेक्ट के साथ, मेल के सब्जेक्ट के साथ सेम ओटीपी चला जाएगा, मेल आईडी चला जाएगा, सारा काम हो जाएगा। बस मतलब रजिस्ट्रेशन होते ही मेल पहुंच जाए। मेलिंग का कोड तो आप जानते हो, नहीं जानते तो मैं बता दूंगा आपको, पहले कंसेप्ट समझ लो। तो होगा क्या, जो ओटीपी उसको मेल में जाएगी वही ओटीपी हमारे सीएमडी में, मतलब सॉरी हमारे माई में स्टोर्ड है, ठीक है, परफेक्ट। अब क्या होगा? अब होगा कि जब लॉगिन वाला एपीआई चलेगा, लॉगिन वाला जब एपीआई चलेगा तो लॉगिन वाले एपीआई में लॉगिन कराने से पहले उसका स्टेटस कोड चेक करेंगे। उसका स्टेटस कोड क्या है? तो स्टेटस कोड अगर इनएक्टिव है तो हम लॉगिन करने ही नहीं देंगे, यही स्टेटस कोड, और एक्टिव होगा तो लॉगिन करने देंगे। आपने कहा सर एक्टिव कब होगा? एक्टिव होगा जब हम एक और एपीआई बनाएंगे, वेरीफाई ओटीपी। तो वेरीफाई ओटीपी वाला एपीआई जब बंदा कॉल करेगा और वो अपना ओटीपी डाल के वेरीफाई कर लेगा, उस एपीआई को चला लेगा, देन सक्सेसफुली यहाँ पे हमने दे दिया वेरीफाई ओटीपी, है ना।
तो वेरीफाई ओटीपी, तो वेरीफाई ओटीपी जो है यूज़र यहाँ पे एंटर करके जब इस ओटीपी को सक्सेसफुली वेरीफाई करेगा, सक्सेसफुली वेरीफाई का मतलब क्या, जब इस एपीआई को बंदा चलाएगा तो ओटीपी अपना पास करेगा, उस ओटीपी को हम चेक करेंगे डेटाबेस में सेम है या नहीं, अगर सेम है तो स्टेटस एक्टिव करा देंगे, उसका स्टेटस एक्टिव हो गया, अब वो लॉगिन कर सकता है वो, ये इतना काम है। समझ में आया अमन, मतलब सबको समझ में आया या नहीं आया विवेक? सर समझ में आया ना कंसेप्ट? जी सर। बस कोई क्वेश्चन हो तो, कोई क्वेरी हो तो बताओ। आपको करना क्या है, मेल भेजवाना है, बस मेल तक का कोड लिखना है, बाकी कोड तो मैंने लिख ही दिया, मेल भेजने का कोड लिखना है आपने। ओटीपी मिल गया सर यूजर्स का, किससे मतलब क्या कराएंगे इनको वेरीफाई? ओटीपी यूजर को मिल जाएगा, फिर वेरीफाई कराएंगे और क्या कराएंगे। ओटीपी वेरीफाई होता है तभी इसका मतलब वो वैलिड यूजर है, जिसने जो ईमेल आईडी उसने डाल रखा था, जिस ईमेल आईडी फोन नंबर से वो रजिस्टर्ड था वो सही था, इससे ये प्रूफ हो जाएगा, वेरीफाई करा देंगे। सर जब वो वेरीफाई हो जाएगा ओटीपी, उसका मतलब वेरीफाई हो जाएगा तो स्टेटस भी तो चेंज करना होगा एक्टिव करके। एक एक करके क्यों करना होगा एक एक करके क्यों नहीं करना? सर, वो स्टेटस, तो सर वो फिर जो से डेटाबेस डेटाबेस पर में स्टेटस है। एक मिनट, क्या कह रहे हो अमित? स्टेटस, हाँ देखो, सर जो हम किसी का ओटीपी कभी भी नहीं ना वेरीफाई कर लेंगे। जब ओटीपी वेरीफाई करेगा बंदा तो अपनी ईमेल आईडी डालेगा, अपना ओटीपी डालेगा, तो हम ये क्वेरी लिखेंगे, चेक करेंगे कि मुझे उस पर्टिकुलर यूजर का जिसका ईमेल आईडी ये है, इस ईमेल आईडी का ओटीपी क्या है, एग्जिस्ट करता है क्या, वो वैलिड है तो उसका स्टेटस एक्टिव करा देंगे, बस पूरा नहीं चेक करना है। मेल आईडी तो डलवाएंगे ना यूजर से, मेल आईडी डाल के ओटीपी वेरीफाई करवाएंगे। सबके लिए नहीं चेक करेगा, केवल उसी ईमेल का चेक करेगा वो, कि वो ईमेल आईडी जहां एग्जिस्ट कर रही होगी। बोलो भाई अमित, यस नो बोल दिया करो, हाँ हूँ कुछ बोलो, नहीं समझ में आ रहा तब भी बोलो। ठीक है सर। ठीक है, तो बस यही काम करना है आपको। सर टाइमर भी सेट करना पड़ता है? टाइमर सेट करना है तो कर दो यार, टाइमर सेट करना है तो सेट कर सकते हो कि ओटीपी की वैलिडिटी इतने देर के लिए है, तो टाइमर के लिए फिर अलग फील्ड लेना पड़ेगा आपको। डेट स्टैम्प टाइम स्टैम्प जो होता है वो आप डेटाबेस में स्टोर करो, या आप ऐसा स्टोर करा सकते हो जैसे बंदा रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो करंट डेट आप गेट करो, उसके लिए सिंपल डेट फॉर्मेट क्लास होती है जावा के अंदर, सिंपल डेट फॉर्मेट क्लास, डेट टाइम की नई एपीआई जावा 8 में आई है, उसे भी यूज कर सकते हो, या टाइम स्टैम्प डेट स्टैम्प से जो करंट टाइम है उसको गेट करके आप डेटाबेस में स्टोर करा लो करंट टाइम, और वहाँ पे चेक पॉइंट लगा जो करंट टाइम का जो 5 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट जब आप लॉगिन कराओ या वेरिफिकेशन कराओ, वेरिफिकेशन के टाइम पे स्पेशली आप वो टाइमर चेक कर लो कि जो टाइमर की वैल्यू क्या, ये 5 सेकंड या 5 मिनट या 4 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, अगर हो चुका है तो एक्सपायर करा दो ओटीपी, खत्म, मतलब डेटाबेस से डिलीट ही मार दो या कुछ ऐसा कर दो, या उसको चेंज करा दो, वही एक्सपायर माना जाएगा। ये भी करना है आपको, करिएगा आप। अच्छा बात बताया, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट दिया आप। टाइमर वाइमर भी चला दो, क्या दिक्कत है, पैसे थोड़ी नहीं लग रहा है, पैसे नहीं लग रहे हैं इस बात के, ठीक है। कल मिलूँ ये सारी चीज़ों के साथ आपको। ठीक है। एक बात है